जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी चालू की थी, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना चालू किया था। और उसमें हमने कुछ चीज़ें देखी थी जो मैं फटाफट आपको भी बता देना चाहता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद हम जो है वो आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने संविधान के बारे में जाना कि भाई संविधान क्या होता है, या हमने ये जाना कि भाई संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही होते हैं या अलग-अलग होते हैं। तो हमने जाना कि ये दोनों अलग-अलग होते हैं। संविधान जो है वो राज्य व्यवस्था में ही शामिल हो जाता है, और दोनों की हमने डेफिनेशंस देखी थी क्या, कि भाई भारतीय संविधान का मतलब क्या हो गया कि नियमों और कानूनों का समूह। तो ग्रुप ऑफ रूल एंड रेगुलेशन आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और जब उसी संविधान के हिसाब से देश को चलाया जाए, देश की व्यवस्था को चलाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? राज व्यवस्था कहेंगे। संविधान के जो भी नियम हैं, उसको लागू करवाने के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, उसको लागू करवाने के लिए जो भी तंत्र काम करता है, उस पूरी व्यवस्था को कहा जाता है राज व्यवस्था। और हमको इस एग्जाम में जो है वो भारत की राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो जब हम भारत की राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? भारतीय राज व्यवस्था कहेंगे, इंडियन पॉलिटी कहेंगे। इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई अगर हम इस संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो हमने देखा कि हमको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि 1773 के बाद से जो है वो ब्रिटिश कानून बनाकर भारत भेजते रहे और उससे हमारे देश में शासन होता रहा। तो ब्रिटेन कानूनों के माध्यम से हमारे देश में शासन करता रहा। फिर हमने देखा कि एक स्थिति ऐसी आई जहां पर लगभग ये तय होने लगा था कि भाई अब देश आजाद होंगे। तो अब बात उठी कि भाई भारत में स्वराज की मांग उठने लगी, और ये कहा गया कि अब भारत को जो है वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाहिए, या भारत को जो है वो क्या चाहिए भाई? आपका स्वराज का दर्जा चाहिए। और इसमें फिर बात ये हुई कि भाई अब स्वराज के लिए, हमारे देश के लिए खुद का कानून हमको चलाना है, खुद का राज चलाना है, तो कोई कानून होना चाहिए। और वो कानून क्या होगा भाई? आपका संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर हमने देखा कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक सभा की मांग होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग होती है, जिसकी सबसे पहले डिमांड करते हैं 1934 में। कौन करते हैं? एम एन रॉय करते हैं। और ये डिमांड जो है, एम एन रॉय के द्वारा जो डिमांड की जाती है, ये पहली डिमांड तो होती है, पर ऑफिशियली डिमांड नहीं होती है। इसके बाद 1935 में आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ब्रिटिशर्स से ऑफिशियली डिमांड करती है संविधान सभा को बनाने के लिए। आगे चलकर हमने देखा कि 1940 में 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिशर्स के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड को जो है वो ऑफिशियली क्या कर लिया जाता है? आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि भाई हम भारत को डोमिनियन स्टेट और संविधान, उनके खुद के संविधान देने का वादा करते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और इस क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि भाई हम भारत को जो है वो युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बार-बार मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है जो अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब अपने देश की शासन व्यवस्था तो चला सकता हो, लेकिन जिसका संवैधानिक प्रमुख या जिसका ऑफिशियल हेड जो है, वो कौन हो? आपका ब्रिटेन हो या ब्रिटिश हो। तो हम कह सकते थे कि हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे। तो भाई क्रिप्स मिशन में ये बात की गई कि युद्ध के बाद जो है वो हम भारत को स्वराज या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, प्लस एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे जो देश के लिए संविधान बनाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इस बात को लेकर जो है कांग्रेस ने, और किसने भाई? कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बहिष्कार किया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार इसीलिए किया क्योंकि इसमें जो है कुछ ऐसे प्रावधान भी थे जो भारत पाकिस्तान को विभाजित करने की बात कर रहे थे। जैसे इसमें प्रांतों को ये स्वायत्तता दी गई कि वो जिसमें चाहे उसमें आपका मिल सकते हैं, या आज़ाद रहना चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं, जो आगे चलकर आपका माउंटबेटन प्लान का भी आधार बनेगा। साथ ही साथ में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आई थी इसके साथ, कि भाई इसमें कहा गया कि हम ये जो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ये युद्ध के बाद करेंगे। तो समस्या ये आई कि भाई युद्ध के बाद कब? ये युद्ध कब खत्म होगा? तो एक कोई डेट फिक्स नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ भाई? इसका विरोध हुआ, और महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, जिसका बैंक बहुत जल्दी जो है आपका क्रैश होने वाला है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कोई अलग से पाकिस्तान बनाने की माँग नहीं की गई थी या कोई बात नहीं थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके बाद आपका जो है वो क्या आया भई, कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन कब आया 1946 24 मार्च, है ना? तो 24 मार्च 1946 को जो है वो कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन में अगर हम बात करें तो 3 मेंबर लेकर आए थे और ये 3 मेंबर जो हैं वो कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया। और इस कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे भई आपके टोटल 3 मेंबर थे, कौन-कौन से? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरे पैथिक लॉरेंस और तीसरे कौन थे भई आपके एवी अलेक्जेंडर। और इन्होंने जो है वो भारत का दौरा किया और उसके बाद अपनी जो योजना है, वो योजना कब पब्लिश की भई? उन्होंने अपनी योजना पब्लिश की थी कब? वो योजना 16 मई 1946 को अपनी योजना पब्लिश की। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं उससे आगे कि ये जो 16 मई को जो योजना पब्लिश हुई थी, इस योजना में क्या-क्या था? इस योजना में क्या-क्या बातें जो हैं वो कही गई थी? ठीक, चलिए। ओके। तो कैबिनेट मिशन वाला हमने जो है वो ये काम देख लिया था, इसके आगे हमको जो है वो देखना था, तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका आगे। अब जो ये कैबिनेट मिशन आपका आया था, ठीक चलिए, कौन-सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। अब इस कैबिनेट मिशन का प्लान क्या था? ठीक, देख लेते हैं, चलिए। तो हमने देखा कि भई ये जो कैबिनेट मिशन आया है ना? इस कैबिनेट प्लान के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें थी? तो इस कैबिनेट प्लान ने क्या किया, इस कैबिनेट प्लान ने जो है वो पूरे भारत में भ्रमण किया और पूरे भारत में घूमने के बाद अपनी योजना जो है वो क्या की, प्रकाशित की और इसने कहा कि भाई अब जो है वो आपकी कितने मेंबर्स की एक संविधान सभा बनाएँगे हम, आपका 389 मेंबर्स की एक संविधान सभा बनाएँगे। तो इसने किसकी बात की? इसने कहा कि भई हम क्या करेंगे, एक क्या बना रहे हैं हम, आपका संविधान सभा बनाने की बात कर रहे हैं या हम इसमें एक संविधान सभा का प्लान कर रहे हैं, जिसमें टोटल कितने मेंबर होंगे? तो भई जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो ध्यान रखिएगा, कुल इसमें 389 मेंबर्स होंगे, कुल 389 सदस्य होंगे। तो ध्यान रखना, इसमें क्या कहा गया, कुल 389 मेंबर्स होंगे। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि भई ये जो 389 मेंबर्स होंगे, ये कितनी जनसंख्या पर चुनकर आएँगे? तो ये कहा गया कि भई हर आपकी 10 लाख जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर भई आपका 10 लाख पॉपुलेशन पर, या इसको अगर हम बात करें तो आपका 1 मिलियन, क्या कहेंगे इसको आपका भई, हम आपका 1 मिलियन कहेंगे। 1 मिलियन पॉपुलेशन या 1 मिलियन जनसंख्या पर जो है, वो क्या रहेगी याद रखिएगा, 1 मिलियन जनसंख्या पर 1 सीट, या हम बात करें तो आपका 1 प्रतिनिधि होगा, ये बात कही गई, ठीक चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि ये जो आपके चुनाव होंगे, इसमें कौन से सिस्टम को अपनाया जाएगा? तो कहा गया कि भई इसमें हम अपनाएँगे आपका पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम मतलब क्या होता है आपका? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक? ध्यान रखिएगा, क्या भई आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब जितना अनुपात है उसके हिसाब से जनता में जो जिस अनुपात में है, उसको उस हिसाब से क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, उतनी सीटें जो हैं वो दी जाएँगी, है ना? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मानकर चलिए कि किसी देश की जनसंख्या 100 है और वहाँ पर हम जो है वो जाति आधारित पीआर सिस्टम अपनाते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाते हैं, तो मानकर चलिए उन 100 सीटों में या 100 जनसंख्या पर हमको 10 सीटें जो हैं या 10 सीटें हमने अलॉट की है। अब मानकर चलिए कि भई वहाँ पर अगर हम देखें कि कोई मान के चलिए शेड्यूल कास्ट वर्ग है और उस शेड्यूल कास्ट की कितनी जनसंख्या है, 20, मतलब अगर हम देखें तो कितना हो रहा है भाई आपका, 100 में से 20 जनसंख्या किसकी है, शेड्यूल कास्ट की है, तो 10 में से 2 सीट किसकी हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट की। अगर मान लीजिए 100 में से 40 जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है, तो 10 में से 4 सीटें किसकी हो जाएँगी भाई आपका, शेड्यूल ट्राइब की हो जाएँगी। तो इस प्रकार जिस अनुपात में जो होगा, उस जिस अनुपात में जनसंख्या होगी, उस अनुपात में सीटें जो है वो आपकी दी जाएँगी। चलिए, और क्या कहा गया भई इसमें? और इसमें ये कहा गया कि ये जो आपकी संविधान सभा बनाई जा रही है, ठीक, चलिए पहली चीज़ तो उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे,
है ना? ये लिख लीजिए पहले कि ये जो संविधान सभा बनेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनेगी, ये केवल और केवल किसमें काम करेगी भई? ये केवल और केवल जो है वो आपका इंडिया में काम करेगी। कहाँ काम करेगी? इंडिया में काम करेगी। ये जो है वो आपका किसमें कहा गया? ये आपका बहुत क्लियर किया गया था कब? जब आपका आया कौन-सा प्लान भई? माउंटबेटन प्लान आया। कौन-सा प्लान आया? माउंटबेटन प्लान में ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ऐड कर दी गई कि ये जो संविधान सभा होगी ना, ये केवल किसके लिए काम करेगी? ओनली फॉर इंडिया के लिए काम करेगी। या अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा होगी। ध्यान रखनी ये इसका हिस्सा नहीं है। ये माउंटबेटन प्लान में कहा गया, या तो मैं कह रहा हूँ आप इस हिस्से को अभी हटा दीजिए। जब हम माउंटबेटन प्लान पढ़ेंगे तब मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ाऊँगा, ठीक चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक प्रावधान अभी ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रख लिए, है ना? हम माउंटबेटन प्लान की बात बाद में करेंगे, चलिए। अब यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ चीज़ और समझिएगा, जिससे हम अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। ये कहा गया कि भई ये जो आपकी 389 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं भई आपका? 389 सीटें हैं। इन 389 सीटों का विभाजन कैसे होगा? ठीक चलिए। तो हमने देखा इन्होंने कहा कि भाई ये जो 389 सीटें हैं ना, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे भई? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये 2 पार्ट कौन-कौन से होंगे? तो कहा गया कि एक पार्ट होगा 296 सीटों का। कितनी सीटों का भई? 296 सीटों का होगा और ये 296 सीटें जो हैं वो कहाँ से होंगी? तो भई कहा गया ये 290 सीट जो 6 सीटें हैं, ये कहाँ से होंगी आपकी? ब्रिटिश इंडिया से होंगी। कहाँ से होंगी भई ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत कह लीजिए या क्या कह लीजिए आपका ब्रिटिश इंडिया कह लीजिए। तो ये कहा गया कि ये जो आपकी होंगी, ये कहाँ की होंगी भई आपकी ब्रिटिश इंडिया की सीटें होंगी। और जो बची आपकी 93 सीट्स हैं, ये 93 सीट्स कहाँ से होंगी? तो भई ध्यान रखिएगा, ये 93 सीट्स जो हैं, ये होंगी आपकी कहाँ से? प्रिंसली स्टेट से होंगी। कहाँ से होंगी भई आपका? प्रिंसली स्टेट से होंगी। या अगर हम बात करें, तो जो आपकी देसी रियासतें थीं, ठीक ध्यान रखना कहाँ से भई आपका? देसी रियासतों से होंगी। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कहाँ से होंगी आपका? देसी रियासतों से होंगी। ठीक चलिए। अब यहाँ की जो सीटें थी ना ये 296 सीटें थी, वापस इनको पुनः डिवाइड किया कितने पार्ट्स में भई आपका? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और क्या कहा कि इसमें से जो 292 सीटें होंगी, ठीक चलिए। अच्छा पहले समझिएगा ब्रिटिश भारत क्या है? उस समय का जो भारत था, उस समय पर 2 प्रकार की स्थितियाँ भारत में थीं। एक कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत काम करती सीधे-सीधे या जहाँ पर ब्रिटिशों के द्वारा प्रोविंशियल्स आपके या प्रांत स्थापित किए गए थे और वहाँ पर प्रांतीय विधानसभाएँ भी हुआ करती थीं। जैसे आपने सुना होगा, संयुक्त प्रांत सुना होगा, मद्रास प्रांत सुना होगा, बंगाल प्रांत सुना होगा, मध्य प्रांत सुना होगा। है ना? सेंट्रल प्रोविंस हो गया, मद्रास प्रोविंस हो गया, है ना? बंगाल प्रोविंस हो गया। तो ऐसे कुछ एरिया जहाँ पर सीधे अंग्रेज शासन करते थे, उसको हम क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत कहते थे, ब्रिटिश इंडिया कहते थे। और बाकी कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पर ब्रिटिश सीधे हुकूमत नहीं करते थे या जहाँ पर रियासतें हुकूमत करती थी, उनको हमने क्या कहा भई? प्रिंसली स्टेट कहा, देसी रियासतें कहा। तो इन्होंने कहा 296 सीटें जो हैं, वो वहाँ से होंगी जहाँ पर ब्रिटेन का कब्ज़ा है या ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर ब्रिटेन का राज होगा, वहाँ से आपकी 296 सीटें होंगी और 93 सीट्स कहाँ से होंगी? जो भारत की देसी रियासतें हैं, वहाँ से होंगी। अब ध्यान रखिएगा इसका भी बँटवारा किया गया, 296 सीटों का भी बँटवारा किया गया। इसमें 2 हिस्सों में, एक जगह आएँगी 292 सीटें और एक जगह आएँगी 4 सीटें। अब ये बँटवारा कैसे हुआ? तो जैसे अगर हम आज भारत में बात करते हैं, तो आज भारत में भी आपका क्या है भई? 2 प्रकार के राज्य हैं। एक होते हैं आपके संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज़ जैसे भई आपका दिल्ली हो गया, जैसे अगर हम बात करें चंडीगढ़ हो गया, पौंडीचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। और दूसरे एरियाज़ होते हैं कंप्लीटली स्टेट्स जैसे मान के चलिए बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया।
तो इस प्रकार के जो है वो क्या हुआ करते थे आपके आज के टाइम पर 2 टाइप के स्टेट हैं, वैसे ही उस समय पर भी 2 प्रकार के जो हैं वो आपके क्या होते थे जो है ब्रिटिश हुकूमत वाले एरियाज़ होते थे, जिसमें एक होते थे आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस जिसको कहा जाता था या क्या कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था भई आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था। ठीक चलिए, तो ये क्या होते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस या इनको आप क्या कह सकते हैं कि भई ये हुआ करते थे आपके ब्रिटिश प्रांत। क्लियर है यहाँ तक? चलिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो 292 सीटें थी ना ये आपकी कहाँ से थी तो ये आपकी टोटल 11 ब्रिटिश प्रांतों से थी। ध्यान रखिएगा कहाँ से थी भई आपकी टोटल 11 ब्रिटिश प्रांतों से जैसे मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, है ना? सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बंगाल प्रोविंस हो गया, यहाँ से 292 सीटें उठकर आई थी और इसके बाद ये जो 4 सीटें थी ना, ये 4 सीटें कहाँ से आई थी तो भई ध्यान रखिएगा ये आई थी आपके चीफ कमिश्नर वाले एरिया से, ठीक? तो ध्यान रखिएगा कहाँ से भई चीफ कमिश्नर वाले एरिया या चीफ गवर्नर वाला एरिया इनको आप कह लीजिए, है ना? तो ये 4 सीटें जैसे आज के क्या है भई संघ शासित प्रदेश है, वैसे ही वहाँ के क्या हुए होते थे भई आपके ये चीफ कमिश्नर वाले एरिया होते थे। अब ध्यान रखना कि ये चीफ कमिश्नर वाले एरिया कितने हैं तो भई टोटल आपके 4 हैं। तो यहाँ से संभावना बन सकती है कि इन 4 के क्या पूछ लिए जाएँ भई आपसे नाम पूछ लिए जाएँ। तो ये 4 चीफ गवर्नर वाले जो एरियाज़ थे कौन-कौन से थे 4 ध्यान रखना। पहला तो नाम ध्यान रखिएगा आपका दिल्ली, ठीक? तो पहला कौन-सा था? दिल्ली। दूसरा अगर हम बात करें दिल्ली के बाद कौन-सा हो जाएगा? दिल्ली के बाद अगला था भई कौन-सा आपका कुर्ग था। तीसरा अगर हम बात करें तो कौन-सा हो जाएगा भई आपका अजमेर हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? अजमेर और इस अजमेर को क्या कहा जाता था भई? मारवाड़ भी कहा जाता था और इसके बाद एक अगला कौन-सा हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, अगला हो जाएगा आपका बलूचिस्तान। तो ये 4 जो है वो ध्यान रखिएगा आपके क्या थे भई? चीफ कमिश्नर वाले एरिया थे। तो ये 4 नाम ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, है ना? और हाल ही की जो आपके और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए भी ये समानांतर आपके उपयोगी रहेंगे। पर अगर हम बात करें तो सवाल बन सकता है यहाँ पर 2 मार्कर में कि भई जो है वो 4 चीफ कमिश्नर वाली एरियाज़ कौन-कौन से? तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान थे। तो ये याद रखिएगा, ये जो है वो क्या था एक तरीके से जो टोटल 389 सीट्स जो आपकी आई थी ना, ये टोटल 389 सीट्स का क्या था भाई साहब ध्यान रखिएगा, एक तरीके से पूरा आपका स्ट्रक्चर था। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए बात करते हैं अब आपका आगे। अब समझिएगा कि अब बात होती है कि ये हमने बता तो दिया 389 सीट्स होंगी, है ना? कितनी लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी तो भई ध्यान रखिएगा 10 लाख या 1 मिलियन जनसंख्या पर आपकी 1 सीट थी। दूसरा अगर हम बात करें तो पीआर सिस्टम अपनाया गया था। अब यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि भई अब इनका चयन कैसे हुआ, इनका सिलेक्शन कैसे हुआ? तो ध्यान रखना कि ये जो 296 सीट्स थी ना, यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या होना था, चुनाव होना था, ठीक? पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर चुनाव क्यों होना था? क्योंकि ये ब्रिटिश एरिया थे और जब ब्रिटिश एरिया थे, तो ब्रिटिशर्स को तो चुनाव करवाने का अनुभव था, पहले से ही चुनाव होते हुए आ रहे थे। प्रोविंशियल असेंबलीज़ में आपके जो हैं वो पहले से चुनाव होते हुए आ रहे थे, प्रांतीय विधानसभाओं में जो है वो पहले से चुनाव होते हुए आ रहे थे, तो इनको चुनाव का अनुभव था, तो इसीलिए इन्होंने किसको अपनाया? इलेक्शन को अपनाया। पर बात ये थी कि क्या इसके लिए हमने वोट दिया? नहीं, ये जो इलेक्शन हुआ था ये कैसा हुआ था? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ भई कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, तो ये क्या होता है? तो देखिए इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक? ध्यान रखना कि ये जो आपके इलेक्शंस होते हैं ना भाई साहब, ये इलेक्शंस 2 टाइप के होते हैं, ठीक? इलेक्शंस जो हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, चुनाव जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन-सा डायरेक्ट, है ना? मतलब इसको हम क्या कहते हैं चलिए, अगर हम बात करें तो एक कौन-सा होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है या जिसको हम कहते हैं आपका
प्रत्यक्ष चुनाव, क्या कहते हैं भाई, प्रत्यक्ष चुनाव। और दूसरा कौन सा होता है भाई आपका, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, इसमें सीधे कौन करती है भाई, आपकी जनता जो है वो क्या करती है, आपका वोट करती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो आपके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर क्या करती है भाई, जनता ही सीधे क्या करती है, आपका वोट करती है। पर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या जो आपके अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ध्यान रखिएगा, इन अप्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो जनता ना वोट कर कर क्या करती है भाई, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक ध्यान रखिएगा, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक, जैसे मानकर चलिए कि आपने किसी को चुना, ठीक, चलिए, आपने किसी को अगर चुना, तो वो किसी को चुन रहा है। जैसे मान के चलिए, सिंपल बात, हमारे यहाँ एक चुनाव होता है लोकसभा का या विधायक का या सांसद का। इसमें कौन वोट देता है, हम वोट देते हैं। तो अगर कोई पूछे कि विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव कैसे होते हैं, तो भाई वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, आपका भाग लेती है। पर दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो क्या राष्ट्रपति के लिए हम जाकर वोट करते हैं, क्या नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे स्थान पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, आपका वोट करते हैं। जो हमारे चुने हुए विधायक और हमारे चुने हुए जो सांसद है ना, वो जाकर क्या करेंगे, वहां पर आपका वोट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज मानकर चलिए सरकार हमने बनाई है या हमने उनको बहुमत दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो हमको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। आज उसके हर फैसले में इसका मतलब क्या है कि हमारी सहमति है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाकर वोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जाकर वोट कर रहे हैं, जनता डायरेक्ट वोट में जो है वो आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। चलिए, बढ़ते हैं आपका आगे। तो यहाँ पर जो 296 सीटें थी, यहाँ पर क्या होता है भाई, आपका चुनाव होगा, ठीक है। अब बाकी ये जो 93 सीट्स है, इस पे क्या होंगे, तो भाई यहाँ पर तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि यहाँ पर तो प्रमुख कौन होता है, राजा, और यहाँ पर तो ये चुनाव उनाव के बारे में जानता नहीं है ना। यहाँ पर क्राउन या यहाँ का जो राजा है, राजा कह लो, नवाब कह लो, शासक कह लो, इनको तो नहीं पता चुनाव उनाव, इनको नहीं पता कि भाई ईवीएम क्या होती है, इनको नहीं पता कि क्या है ना। ईवीएम तो उस समय थी भी नहीं, लेकिन समझिए मतलब कि चुनाव क्या होता है, इनको नहीं पता। अब यहाँ पर राजाओं से क्या कहा कि भाई राजा, तुम तो सच में मन के राजा हो, तो एक काम करो कि यहाँ जो है आप क्या करिए कि अपने हिसाब से कोई व्यक्ति है ना, आप क्या कर लो भाई, अपने हिसाब से आपको जो लगे, अपने हिसाब से कोई व्यक्ति को क्या कर लो, चुन लो, है ना। अपने हिसाब से कोई व्यक्ति क्या कर लो भाई, आपका कहाँ भेज दो, सभा में भेज दो। और कौन सी सभा में भेज दो भाई, आपका संविधान सभा में भेज दो। अपने हिसाब से कोई व्यक्ति कहाँ भेज दो, संविधान सभा में क्या कर दो भाई, आप भेज दो। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मनोनयन। क्या कहा जाता है भाई, आपका मनोनयन कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है आपका नॉमिनेशन। क्या कहा जाता है भाई, आपका नॉमिनेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो 296 सीटें थी, वहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाने थे। और भाई जो 93 सीट्स है ना, वहां पर क्या होना था भाई, कि राजा को कह दिया गया कि अपने हिसाब से आप कोई भी व्यक्ति वहां पर क्या कर दीजिए भाई, भेज दीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या होना था, मनोनयन होना था। तो एक सवाल पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, ये मनोनीत थी
कि भाई क्या थी, मतलब जो प्लान आया था तो इसमें संविधान सभा को क्या होना था, मनोनीत होना था या इनका चुनाव होना था। तो भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो ये जो आपकी संविधान सभा थी ना, ये पार्शियली है ना, ध्यान रखिएगा, पार्शियली अगर हम बात करें तो क्या थी भाई, आपका नॉमिनेटेड थी, है ना, पार्शियली क्या थी भाई आपकी, नॉमिनेटेड थी। प्लस अगर हम बात करें तो पार्शियली क्या भी थी भाई आपका, इलेक्टेड भी थी। तो पार्शियली नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड थी, या इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका अंशतः, ठीक, चलिए, ये जो थी वो क्या भाई आपकी अंशतः, है ना, अंशतः जो है वो मनोनीत भी थी, क्योंकि कुछ सीटों पर क्या हुआ था, आपका मनोनयन होना था, और कुछ सीटों पर क्या हुआ था भाई आपका अंशतः मनोनीत भी थी। और अंशतः क्या थी भाई, अगर हम बात करें तो अंशतः ये निर्वाचित भी थी, क्योंकि 296 सीटों पर क्या हुआ था, इसमें आपका इलेक्शन हुआ था। तो इस सीटों, इन चीजों को क्या रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। पर हुआ क्या एक्चुअल में, कि जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों ने जो है वो संविधान सभा में मिलने से क्या कर दिया, आपका इनकार कर दिया। तो ध्यान रखना कि इन लोगों ने जो है वो क्या नहीं किया भाई, संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया या पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या, कि इन लोगों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो ये जो 93 सीट्स थी, इन लोगों ने क्या किया भाई, आपका मना कर दिया कि हम संविधान सभा का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। तो संविधान सभा में फिर जो आपकी चीजें बची थी, ये कितने में बची थी भाई, आपका 296 सीटों पर बची थी। चलिए, इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी 389, सॉरी 389, 296 जो सीटें थी, है ना, कौन सी भाई, ब्रिटिश भारत, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें थी ना, ब्रिटिश इंडिया की कितनी सीटें थी भाई आपका, ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटों को ध्यान रखिएगा, 296 सीट्स को क्या किया गया था भाई, 296 सीट्स को तीन कम्युनिटी में, कितनी कम्युनिटी में भाई, ध्यान रखिएगा, तीन समुदायों में क्या किया गया था, तीन कम्युनिटी में क्या किया गया था भाई आपका, कम्युनिटी में विभाजित किया गया था, या इनको आपका डिवाइड किया गया था। और ये तीन कम्युनिटी कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा, पहली कम्युनिटी तो आपकी जो है वो सामान्य हो गई। सामान्य मतलब अगर हम बात करें तो आपका जो दो कैटेगरी अभी हम पढ़ेंगे उनको छोड़कर बाकी जो बचेंगे वो किस में आएंगे, सामान्य में आएंगे। इसके बाद भाई मुस्लिम के लिए कितनी सीटें रिजर्व कर दी, तो भाई ध्यान रखिएगा, मुस्लिम के लिए जो सीटें रिजर्व की है ना, वो कितनी की थी इन्होंने, वो भी हम देखते हैं। प्लस तीसरी कम्युनिटी कौन सी थी भाई, आपकी सिख। तो ध्यान रखना, तीन कम्युनिटीज में जो है वो बांटा हुआ था 296 सीटों को, ठीक, ध्यान रखना। ये जो आपकी सीटें थी ना, ये 296 सीटें, ये आपकी तीन समुदायों में बटी हुई थी। और वो तीन समुदाय कौन कौन से थे, सिख थे, मुस्लिम थे और सामान्य थे। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि भाई साहब 213 सीटें जो थी ना, वो किसके लिए बटी हुई थी, वो 213 सीटें सामान्य सीटें थी, जिसमें भाई आपका कोई भी चुनाव लड़ सकता था। इसके बाद मुस्लिमों के लिए 79 सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी गई थी। और सिखों के लिए कितनी सीटें थी, तो भाई ध्यान रखिएगा, चार सीटें जो हैं वो सिखों के लिए आपकी रिजर्व की गई थी। तो ये पूरा एक सिस्टम था, ये पूरा आपका एक स्ट्रक्चर था, किसका भाई, संविधान सभा का। अब हमने स्ट्रक्चर देख लिया, तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि भाई आपका जून से, कब भाई, जून, और जून में भी ईयर कौन सा भाई, आपका 1946। तो जून से आपके जो है वो इलेक्शन की जो प्रोसेस होगी, ध्यान रखिएगा, इलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी, ये इलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी भाई, आपकी प्रारंभ हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और लगभग जून जुलाई अगस्त तक आपके क्या चलेंगे भाई, चुनाव चलेंगे, ठीक। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन का पूरा क्या रख दिया गया है भाई, प्लान रख दिया गया है। इसको आप चाहें तो रुककर नोट डाउन कर सकते हैं।
तो यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, है ना? चलिए, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें मैंने आपको दी हुई है ना? नहीं, लगभग सारी चीज़ें आपको जो है मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा था ना कि जून से आपके क्या होंगे भई, चुनाव प्रारंभ। ठीक, चलिए तो 25 जून से चुनाव प्रारंभ होंगे, है ना? चलिए इसमें अगर हम देख लेते हैं 1-2 चीज़ आपकी और हो जो हमको नोट डाउन करनी हो, है ना? तो उसको भी हम देख लेंगे। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि अब आपके क्या हो गए भई, चुनाव हो गए। अब चुनाव के बाद क्या आएगा? रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा? चुनाव हुए हैं तो भैया रिज़ल्ट तो आएगा ही। तो हम देखते हैं कि भाई साहब रिज़ल्ट क्या रहा, है ना? अब देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो रिजल्ट क्या रहा? तो भाई रिजल्ट ये रहा कि उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसका नाम क्या था भाई, आईएनसी, या जिसको हम क्या कहते हैं आपका, कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कांग्रेस कहते हैं। इस कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इस कांग्रेस को सीटें मिली 208। कितनी सीटें मिलेंगी भाई, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस को 208 सीटें मिलेंगी। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी जो उस समय थी ना, उसका नाम क्या था भाई, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग। क्या नाम था उसका? मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग को कितनी मिलेंगी भाई? 73 सीट्स मिलेंगी। और इसके बाद जो तीसरे थे वो तीसरे कौन हो गए भाई आपके? अन्य हो गए। मतलब कौन हो गए? अदर हो गए। और अन्य को कितनी सीटें मिलेंगी भाई आपकी? 15 सीटें मिलेंगी। तो ये क्या रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट रहता है जो आपका आता है। ठीक, अब ध्यान रखना कि इसमें जो मुस्लिम लीग है उसको कितनी सीटें मिली भाई साहब? इस मुस्लिम लीग को जो है वो मिली केवल 73 सीट्स। तो अब मुझे बताओ कि ये विरोध करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट में थी। किस बात के कॉन्फिडेंट में थी भाई? कि इन्होंने कहा 79 सीट्स तो हमारे लिए रिजर्व ही है ना, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम मुस्लिम लीग को मुस्लिमों की पार्टी कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इन्होंने कहा 79 सीट्स तो हमारी कंफर्म ही है, क्योंकि वहां से आपके मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लीग को ही क्या करेंगे भाई, आपका चुनेंगे, मुस्लिमों के लिए आरक्षित है। तो बाकी जो सीटें हैं वहां से भी हमको कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये जितना चाहते थे, इनको इसके हिसाब से वोट नहीं मिले, इतने हिसाब से सीट नहीं मिले। तो अब क्या होगा? अब होगी ईवीएम बदनाम, है ना, कि ईवीएम हैक है। अब उस समय तो ईवीएम नहीं थी, तो अब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया, मुस्लिम लीग ने जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार ही कर दिया और कह दिया कि नहीं भाई, ये तो चीटिंग है। हमको तो भाई ये जो संविधान सभा है ना, ये केवल हिंदुओं की बॉडी दिखाई पड़ती है। ये बॉडीज ऑफ हिंदू है, या हिंदुओं का समूह है, हिंदुओं का ही सभा है। और इसीलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। और हमको तो अब क्या चाहिए भाई? पाकिस्तान चाहिए। अब ये क्या कहेंगे कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान की मांग को ये क्या करेंगे? उठाने लगेंगे बहुत तेजी से, है ना? और इसके ही बिहाफ पर आपके दंगे, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होना चालू हो जाएंगे। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अभी ये सीटें कितनी हैं? 389 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 389 सीटें हैं। क्योंकि ये प्लान कब आया था? हमने देखा था ये प्लान पब्लिश हुआ है कब भाई आपका? 16 मई को। कब हुआ है? 16 मई। और 16 मई कब भाई? 1946 को। इस समय तो हम आजाद हुए नहीं हैं। तो इस समय जब हम आजाद हुए नहीं हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से कितनी सीटें हमको बताई गई? इस प्लान के हिसाब से कहा गया कि भाई साहब टोटल है ना, इस प्लान के हिसाब से 389 सीट्स होंगी। कितनी सीट्स होंगी भाई आपका? 389 सीट्स होंगी। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे ही, है ना, जैसे ही क्या होगा, आपका आजादी मिलेगी और जैसे ही विभाजन होगा, ठीक, ध्यान रखना, 1947 में क्या होगा? जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होगा, भाई साहब इन सीटों में कमी आएगी, क्योंकि कुछ सीटें कहाँ चली जाएंगी? पाकिस्तान चली जाएंगी। तो अब इन सीटों में क्या चेंजेस आएगा? तो ध्यान रखना, अब ये सीटें जो हैं
वो घट जाएँगी और घटकर कितनी हो जाएँगी भई ध्यान रखिएगा 299 सीटें हो जाएँगी, जिसमें से 229 सीटें जो हैं, वो कहाँ से रहेंगी भई आपका उस समय फिर इंडिया वाले हिस्से से और रियासतों से कितनी हो जाएँगी भई 70 सीटें हो जाएँगी। तो यहाँ पर आपकी जो संविधान सभा का स्ट्रक्चर है और जो संविधान सभा का चुनाव है, वो क्या होता है भई आपका समाप्त होता है। तो आगे आपको स्लाइड में लगभग यही सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है पढ़ने के लिए लेकिन हम साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, है ना? चलो, अब हमको क्या देखना है, हमने संविधान सभा का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इसका पूरा रिज़ल्ट देख लिया, अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है कि संविधान सभा ने कैसे अपना काम किया और उसकी कार्यप्रणाली जो है वो आपकी कैसी थी। ठीक, चलिए, तो इस पर हम क्या करते हैं भई आपकी चर्चा करते हैं। अब अगर हम इस पर बात करें तो यहाँ पर भी आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं पर हम इसको नोट्स के फॉर्म में ही जो है वो लिखते हुए चलते हैं। जिसमें तो आप आसानी से जब भी आपका मन हो तब आप नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने देखा कि भाई साहब अब आपकी संविधान सभा के चुनाव हो गए, इलेक्शन वगैरह लड़ लिया गया है। अब कुछ डेट्स आपको ध्यान रखनी है ना? तो ध्यान रखना कुछ हम किसकी बात करेंगे भई आईएमपी डेट्स की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे और इस इम्पोर्टेंट डेट्स के माध्यम से हम क्या करेंगे कि भाई इस इम्पोर्टेंट डेट्स के माध्यम से हम ये जानेंगे कि संविधान सभा ने कैसे कार्य किया या संविधान सभा के कार्यों को भी हम जो है वो आपका जान सकेंगे। तो कुछ डेट्स हमको जानना ज़रूरी है ना? संविधान सभा के कार्यों में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को हम जान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक-एक करके हम डेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट होगी, वो कौन-सी होगी भाई साहब? 6 दिसंबर, ठीक ध्यान रखिएगा। सबसे पहली डेट ध्यान रखिएगा कौन-सी होगी आपकी 6 दिसंबर की डेट होगी। तो पहले हम डेट्स देख लेते हैं कौन-कौन सी हैं। चलिए, तो एक डेट कौन-सी हो गई भई आपकी 6 दिसंबर और ईयर कौन-सा होगा तो भई ध्यान रखिएगा 1946। उसके बाद सेकंड जो डेट इम्पोर्टेंट होगी वो कौन-सी होगी भई आपका 9 दिसंबर की डेट होगी और 9 दिसंबर भी कब होगा भई आपका 1946। इसके बाद अगली डेट जो इम्पोर्टेंट होगी 1946 में वो होगी 11 दिसंबर की डेट 11 दिसंबर 1946 और उसके बाद एक अगली डेट जो इम्पोर्टेंट होगी वो कौन सी होगी भाई 13 दिसंबर की और 13 दिसंबर भी कब 1946। अब हम देखते हैं इन डेट्स पर जो है वो क्या-क्या प्रमुख घटनाएं हुई जिनके बारे में हमको पढ़ना है ठीक। अब अगर हम बात करें किसके बारे में भाई हम बात करें 6 दिसंबर की डेट के बारे में। तो 6 दिसंबर की डेट इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस 6 दिसंबर को जो है वो क्या किया भई आपकी जो मुस्लिम लीग थी, कौन मुस्लिम लीग? इसके हाल हो गए थे बेहाल किसमें भई आपका चुनाव में। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने जो है वो आपका ऑफ़िशियली डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? ऑफ़िशियली डिक्लेयर किया। तो भाई इन्होंने आपका ऑफ़िशियली जो है वो आपका डिक्लेरेशन दिया और क्या डिक्लेरेशन दिया कि हम जो हैं वो अब क्या करेंगे बॉयकॉट करेंगे। क्या करेंगे भई आपका बॉयकॉट करेंगे या हम क्या करेंगे भई आपका बहिष्कार करेंगे। किसका बहिष्कार करेंगे भई? संविधान सभा का। ठीक तो ध्यान रखना संविधान सभा का बहिष्कार करेंगे। 6 दिसंबर की डेट आपकी इसीलिए क्या हो जाएगी भई इम्पोर्टेंट हो जाएगी। ठीक चलिए। इसके बाद अगली डेट कौन-सी है भई? 9 दिसंबर की डेट है। अब देखते हैं कि भाई साहब 9 दिसंबर को क्या-क्या हुआ? तो 9 दिसंबर के देश की घटनाओं की अगर हम बात करें, तो इसमें हमको देखने को मिलेगा कि भाई 9 दिसंबर को जो है ना, वो आपकी क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है ना? फर्स्ट मीटिंग कह लीजिए। है ना? या आप क्या कह लीजिए फर्स्ट सिटिंग कह लीजिए। तो भई क्या होती है आपकी पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है संविधान सभा की और पहली बैठक जो होगी ये कहाँ पर होगी तो ध्यान रखिएगा, ये होगी आपके काउंसिल चैम्बर में। किसमें होगी भई ध्यान रखिएगा काउंसिल चैम्बर। अच्छा
ये कौंसिल चैम्बर कहाँ पर है तो ध्यान रखना भाई ये आपका है दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? दिल्ली में है। और दिल्ली के कहाँ पर होगी भाई आपका? कौंसिल चैम्बर में होगी। किसमें होगी भाई आपका? कौंसिल चैम्बर में होगी। अब ये कौंसिल चैम्बर क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो कौंसिल चैम्बर है ना, इसको हम वर्तमान में पुरानी संसद के नाम से जानते हैं, या इसी को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं भाई? संविधान भवन के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें? चलिए, तो इस कौंसिल चैम्बर में भी कहाँ पर हुई थी भाई तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका इसकी लाइब्रेरी में जो है वो आपकी सिटिंग हुई थी। और ध्यान रखना इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था, तो भाई इसको लेकर थोड़ा-सा संशय है। आपको कई जगह पर क्या डेटा मिलेगा कि इसमें 211 लोगों ने हिस्सा लिया। अब 211 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि संविधान सभा में टोटल मेंबर्स कितनी बात की थी हमने? 389 बात की थी, तो केवल 211 कैसे आए? तो भाई 211 ऐसे आए कि पहले तो जो आपकी 389 सीट्स थी, इन 389 सीट्स में तो आप ध्यान रखिएगा 93 सीटों ने तो हिस्सा ही नहीं लिया देशी रियासतों की, तो अब बचती कितनी सीटें? 296 सीटें बचती हैं। और 296 सीटों में भी अगर आप बात करेंगे तो लगभग आपने देखा कि जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। और मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी तो भाई आपका 73 सीट्स किसकी थी भाई? आपका मुस्लिम लीग की थी। तो ये 73 सीट्स किसकी हो गई भाई? आपकी मुस्लिम लीग की हो गई। अब जो है उसके बाद जितने व्यक्ति बचते हैं, ठीक? वो व्यक्तियों में से अगर हम बात करें जो 223 के आसपास आपके व्यक्ति बच रहे हैं, इन व्यक्तियों में से अब जो है वो 211 लोगों ने क्या लिया भाई आपका? हिस्सा लिया। तो 211 सदस्यों ने क्या लिया भाई आपका? हिस्सा लिया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, कहीं-कहीं पर ये वाला डेटा 208 भी आता है। क्या आता है? 208 भी आता है। तो इसको आप जो है वो जो भी आपके सामने ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस के हिसाब से आप क्या कर लीजिएगा भाई? टिक कर लीजिएगा। अब मेन बात ये है कि अब आपकी पहली बैठक हो गई, फर्स्ट सिटिंग हो गई। अब फर्स्ट सिटिंग में हमको किसी ना किसी को कोई ना कुछ तो बोलेगा ना। अब सब इकट्ठे हो गए हैं, तो सब इकट्ठे हो गए हैं तो कोई तो स्पीच देगा भाई, कोई तो कुछ बोलेगा कि रुकिए, रुकिए मैं बोलता हूँ, हम यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हैं? तो ये पहली स्पीच देने का काम कौन करेगा? पहली स्पीच को हम क्या कहेंगे भाई आपका? मैडन स्पीच कहेंगे। और भाई ध्यान रखना, ये मैडन स्पीच आप कह लीजिए, या इसको क्या कह लीजिए आप, फर्स्ट स्पीच कह लीजिए, या इसको हम क्या कह लें कि भाई संविधान सभा में जो आपका प्रथम संबोधन था, या इसको कह लीजिए पहला जो भाषण था, ये किसने दिया था? ये भाषण दिया था आपके जेबी कृपलानी ने। किसने दिया था भाई आपका? जेबी कृपलानी ने। अब तीसरी बात कि भाई अब ये स्पीच भी दे दी, अब कोई ना कोई तो आपका अध्यक्ष होगा ना, किसी ना किसी को तो हमको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो हेड बनाना पड़ेगा हमको। तो अब किसको हेड बनाया जाए तो भाई साहब कहा गया एक काम कीजिए, जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है ना उनको क्या बना दो? हेड बना दो। अब सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो थे उनको हेड बनाया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल उसी मीटिंग के लिए बनाया गया, इनको परमानेंट नहीं बनाया गया। कहा गया जैसे अभी क्या होता है कि जब लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं ना, तो पहले दिन तो कोई अध्यक्ष है नहीं, तो एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है ना? या हम कह सकते हैं एक अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है, और वो क्या करता है, सभी लोगों को शपथ दिलाता है। उसके बाद फिर जो है वो नए अध्यक्ष के लिए, परमानेंट अध्यक्ष के लिए क्या होती है आपकी वोटिंग होती है। फिर नया अध्यक्ष परमानेंट के तौर पर जो है वो आपका आता है, स्थायी के तौर पर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो पहला अध्यक्ष है जिसको आप कह लीजिए प्रथम अध्यक्ष कह लीजिए, है ना? क्या कह लीजिए? चाहे तो आप उसको जो है वो फर्स्ट चेयरमैन कह लीजिए, या आप उसको क्या कह लीजिए, उसको आप जो है वो अंतरिम अध्यक्ष कह लीजिए। इंटरिम मतलब क्या होता है? अस्थायी, तो उसको आप क्या कह लीजिए भाई? इंटरिम अध्यक्ष कह लीजिए।
या अगर हम बात करें उसको आप क्या कह लीजिए, इंटरिम अध्यक्ष कह लीजिए, या उसको आप क्या कह लीजिए, अस्थाई अध्यक्ष कह लीजिए, या उसको आप टेम्पररी अध्यक्ष कह लीजिए। ये टेम्पररी अध्यक्ष कौन बनेंगे, प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो ध्यान रखना ये प्रेसिडेंट बनेंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, चलिए। अच्छा, तो भाई ध्यान रखना ये जो आपके प्रेसिडेंट बनेंगे, ये कौन बनेंगे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ध्यान रखना कि भाई ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे कहाँ से, तो भाई ध्यान रखना ये आपके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, ये आपके प्रतिनिधि होंगे कहाँ से होंगे भाई, आपका बिहार से होंगे। तो ध्यान रखना ये आपके कहाँ के प्रतिनिधि होंगे भाई, बिहार के प्रतिनिधि। क्लियर है ये पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पहले दिन जो है वो आपका क्या हो गया कि एक तरीके से मुलाकात हो गई और काम जो है वो आपके क्या हो गए, चालू हो गए। अब हम एंटर करेंगे कहाँ भाई, आपका अगले दिन एंटर करेंगे। ठीक है, अगले दिन के बाद जो आपकी अगली जो इम्पोर्टेंट डेट रहती है जहां पर इनकी मीटिंग होती है, वो कौन सी है भाई, ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1946। कौन सी है, 11 दिसंबर 1946। ठीक, चलिए। अब 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, अब 11 दिसंबर 1946 को हमने कुछ स्थायी सदस्यों की क्या की भाई, नियुक्ति की, या हम कह सकते हैं कुछ आपके परमानेंट मेंबर्स, है ना, ध्यान रखिएगा कुछ स्थायी, या हम कह सकते हैं कुछ परमानेंट सदस्यों की क्या की भाई, आपकी नियुक्ति की। कुछ हमने परमानेंट मेंबर्स, ठीक ध्यान रखिएगा, कुछ हमने परमानेंट मेंबर्स क्या किए, आपके अपॉइंट किए। चलिए, अब कुछ परमानेंट मेंबर्स हमने अपॉइंट किए, तो हमने किस किस को अपॉइंट किया भाई साहब, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो बनाया कौन, एक प्रेसिडेंट बनाया। क्या बनाया भाई, आपका एक प्रेसिडेंट बनाया। प्रेसिडेंट मतलब क्या बनाया, आपका हमने सभा का एक अध्यक्ष बनाया। दूसरा ध्यान रखिएगा, दूसरा हमने क्या किया कि भाई दूसरे हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाए, या हमने क्या बनाए भाई, आपके कुछ उपाध्यक्ष बनाए। और इसके बाद पहले इन दोनों को देख लेते हैं कौन थे, तो भाई हमने जो अध्यक्ष बनाया ना, वो अध्यक्ष परमानेंट अध्यक्ष इसको बनाया, तो वो बनाया भाई आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ध्यान रखिएगा इनका चुनाव भी कहाँ से हुआ था, ये भी कहाँ से आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ये भी आपके रिप्रेजेंटेटिव थे बिहार से। कहाँ से भाई, बिहार से। तो इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब बात यह है कि मानकर चलिए कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर नहीं हुए तो सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, सवाल उठता है। तो कहा कि भाई अब जो है वो हम कुछ उपाध्यक्ष भी क्या कर ले भाई, चुन लें। तो बोलिए बताइए भाई कैसे उपाध्यक्ष हम चुन लें, तो ये कहा गया कि भाई उपाध्यक्ष बनाया जाएगा दो लोगों को। तो उपाध्यक्ष किस किसको बनाया गया, पहला तो बनाया गया आपके एच सी मुखर्जी को। किसको बनाया गया, एच सी मुखर्जी। और ध्यान रखिएगा दूसरे कौन थे, तो दो आपके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक थे आपके वीटी कृष्णामाचारी। कौन थे भाई, आपके वीटी कृष्णामाचारी। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आपको दो व्यक्ति के नाम सुनने को मिलेंगे, है ना। एक जगह आपने कभी टीटी कृष्णमाचारी का नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अभी आगे सुनेंगे जब हम प्रारूप समिति पढ़ेंगे।
तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि ये जो वीटी कृष्णमाचारी थे ना, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और जो टीटी कृष्णमाचारी थे, है ना, एक नाम और आएगा कौन सा आपको? टीटी कृष्णमाचारी आएगा। ये टीटी कृष्णमाचारी जो हैं, ये कहाँ के मेंबर होंगे? ये ध्यान रखिएगा। ये ड्राफ्ट कमिटी, कौन सी कमिटी भई आपका? ड्राफ्ट कमिटी जो होगी ना, उस ड्राफ्ट समिति के क्या होंगे भाई? आपके मेंबर होंगे। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों व्यक्ति कौन है भाई? आपके अलग अलग। अब बात ये उठती है कि हमने अध्यक्ष भी चुन लिया, है ना? हमने क्या कर लिया भाई? अध्यक्ष भी चुन लिया और हमने क्या कर लिया? उपाध्यक्ष भी चुन लिया, लेकिन हमको संविधान बनाने का तो अनुभव नहीं है क्या? संविधान बनाने का अनुभव नहीं। तो अब जब संविधान बनाने का हमको एक्सपीरियंस नहीं है, संविधान बनाने का हमको अनुभव नहीं है, तो हमको किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी पड़ेगी या ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो ये बताएगा कि संविधान कैसा बनना चाहिए। तो हम एक और नियुक्ति करेंगे जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। क्या कहा जाता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, या जिसको हम क्या कहेंगे? संवैधानिक सलाहकार कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या संवैधानिक सलाहकार कहेंगे। और संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो काम करेंगे, उन व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, वो कौन हो जाएंगे भाई? आपके बी एन राव। कौन हो जाएंगे? बी एन राव हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, एम एन राय अलग थे, मांगवेंद्र नाथ राय अलग थे और वेनेगल नरसिम्हा राव वीएन राव अलग थे। ये आपके कानून विशेषज्ञ थे जो जज भी रह चुके थे। तो वीएन राव को क्या बनाया जाएगा कि भाई आपका जो है वो संवैधानिक सलाहकार बनाया जाएगा। और अगर कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई ये बताओ, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था या संविधान का पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, तो इनका नाम ध्यान रखना। किनका नाम भाई? बीएन राव का। क्लियर यहां तक? चलिए अब बात करते हैं अगली मीटिंग की, जो कब हुई थी भाई साहब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी, है ना? चलिए अब बात होती है कौन सी आपकी अगली, इसको भी देख लेते हैं, है ना? देखिए ये सारी चीजें नोट्स के फॉर्म में है, पर मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने हाथों से लिखेंगे तो चीजें लंबे समय तक आपको क्या रहेंगी? याद रहेंगी। ठीक, चलिए अब 11 दिसंबर को मीटिंग हो गई। 11 दिसंबर को मीटिंग होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए छुट्टी पर। अगले दिन जो है 13 दिसंबर 1946 को फिर से ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इसको संविधान सभा का दार्शनिक दिवस माना जाता है, या हम कहें तो इसको एज अ फिलोसफिकल डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माना जाता है। संविधान सभा का दार्शनिक दिन माना जाता है या संविधान का दार्शनिक दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान की जो है वो आपका फिलोसफिकल बेस रखा गया या उसका दार्शनिक आधार रखा गया। इसका मतलब ये है कि इस दिन इस बात पर चर्चा हुई कि भाई साहब हमारा संविधान कैसे हो। अब इस दिन क्या हुआ कि ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू जी ने, किसने भाई? अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव लेकर आए। ठीक, नेहरू जी ने क्या किया? एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, एक प्रपोजल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? एक प्रस्ताव लेकर आते हैं। और उस प्रस्ताव में क्या होता है भाई? ध्यान रखिएगा, इस प्रस्ताव में जो है वो आपका होता है एक पेज। ठीक,
क्या होता है भाई आपका एक पूरा इस तरीके का पेज होता है और इस पेज में अगर हम बात करें तो वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है भाई आपका, कैसा होगा, ये बताया जाता है इस प्रस्ताव में। इस प्रस्ताव में ये बताया जाता है कि हमारे संविधान के जो हैं वो आइडल कैसे होंगे, हमारे संविधान के जो आदर्श हैं वो क्या होंगे, हमारे संविधान में हमको किस प्रकार की वैल्यूज को ऐड करना है, किस प्रकार के मूल्यों को ऐड करना है, ये नेहरू जी बताएंगे। इसमें बात होगी किसमें? इसमें बात होगी भाई जस्टिस की कि हमको जो है वो जनता को न्याय प्रदान करना है। यहाँ पर बात होगी किसकी भाई? लिबर्टी की बात होगी कि हमको जनता को स्वतंत्रता प्रदान करना है। यहाँ पर जो है आपका जो है वो सेक्युलर की बात होगी या अगर हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता की बात होगी। तो सारे संविधान के जितने भी प्रिंसिपल्स जो हमको अपनाने हैं, ठीक? तो ध्यान रखिएगा ऐसे सारे प्रिंसिपल्स, है ना? ऐसे सारे प्रिंसिपल्स जो हमको क्या करने हैं? संविधान में अपनाने हैं। उन सारे प्रिंसिपलों की बात उन पूरे संविधान में अपनाने हैं, उनकी क्या की गई भई आपकी चर्चा की। और एक तरीके से बताया गया कि हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक? क्या बताया गया इसमें कि आखिरकार हमारे जो संविधान होना चाहिए, उस संविधान का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, वो संविधान कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर की गई। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये जो प्रस्ताव होगा ना, इस प्रस्ताव को क्या कहा जाएगा भई? इस प्रस्ताव को कहा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव मोशन। क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्टिव मोशन कहा जाएगा या इसको क्या कहा जाएगा भाई? उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाएगा। पर अब ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा तो नहीं है कि नेहरू जी ने रख दिया और ये पास हो गया। अब क्या होंगी? इनमें चर्चा होगी, इस पर अच्छी खासी बहस जो है कि क्या शामिल करना है, क्या हटाना है, ये सारी चीजें जो है वो क्या होंगी? चर्चा होंगी। अब संविधान ये प्रस्ताव कहाँ रखा भाई आपका ध्यान रखिएगा, ये प्रस्ताव रखा गया कहाँ पर? संविधान सभा में। अब जो है वो क्या होगी? संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसके बारे में क्या होगा भाई? डिस्कशन होगा, चर्चा होगी और उसके बाद ध्यान रखिएगा एक डेट, कौन सी डेट भाई साहब? 22 जनवरी। क्या? 22 जनवरी 1947 इस दिन को क्या होगा? इस दिन ध्यान रखिएगा संविधान सभा जो है इस प्रस्ताव को क्या कर देगी? पास कर देगी। ठीक? तो ध्यान रखिएगा इस प्रपोजल को या इस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाएगा आपका? पास कर दिया जाएगा या इसको जो है वो आपका पारित कर दिया जाएगा और फिर ये आपके संविधान इसके हिसाब से आपका ध्यान रखिएगा, यही जो आपका प्रस्ताव है ना, यही प्रस्ताव जो है, वो आगे चलकर जब संविधान आपका बनेगा, तो यही आगे चलकर क्या बन जाएगा भई? यही आगे चलकर ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्या? कि यही जो है, वो आगे चलकर क्या बनेगा? प्रिएम्बल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भई आपका? प्रिएम्बल बन जाएगा और प्रिएम्बल ऑफ किसकी भई आपकी? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान की प्रस्तावना बन जाएगा। ठीक, तो आगे चलकर ध्यान रखिएगा यही क्या बनेगा? संविधान की प्रस्तावना बन जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि कई जगह प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है, जिसमें हमारे पूरे संविधान के क्या लिखे होंगे भाई? उद्देश्य लिखे होंगे। तो ये हमारी बैठक थी कब की भाई? आपकी जो है 13 दिसंबर की। यहाँ पर 2 डेट्स आपकी याद रखने लायक हो गई। एक 13 दिसंबर हो गई और दूसरी कौन-सी हो गई भई आपकी? 22 जनवरी हो गई। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव मोशन भी जो है वो क्या है भई? अपने आप में जो है एक सवाल है, तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर को जो है ये क्या किया जाता है? संविधान का आप ऐसे कह सकते हैं कि इसी दिन जो है
वो संविधान का दर्शन प्रस्तुत होता है। इसी दिन जो है वो संविधान का जो फिलॉसफी है वो क्या होता है भाई आपकी प्रस्तुत होती है। ठीक चलिए, तो इन बातों को क्या रखिएगा भाई आप ध्यान रखिएगा। ठीक चलिए, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई है ना। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। तो ये 2-3 चीज़ें आपकी बहुत इम्पोर्टेंट थी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जब 9 दिसंबर को मीटिंग होती है ना, तो इस 9 दिसंबर की मीटिंग में एक चीज़ ध्यान रखना कि कौन थे भई आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या कहते हैं कि भई हमारा उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना है, जो सभी नागरिकों को क्या प्रदान करे? स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करे और एम विश टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योरिंग लिबर्टी इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स। ये स्टेटमेंट किसका है भाई ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इस चीज को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसमें आपका नहीं लिखा स्थाई अस्थाई कुछ भी नहीं लिखा, तो अगर फर्स्ट पूछे तो भाई ध्यान रखिएगा फर्स्ट में कौन हो जाएगा? आपका सिन्हा साहब हो जाएंगे, है ना। अगर आपसे फर्स्ट जो है वो क्या पूछे भाई, जब कभी आपसे फर्स्ट परमानेंट पूछ ले तो फर्स्ट परमानेंट में कौन हो जाएगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो इन पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। 11 दिसंबर की भी हमने मीटिंग देख ली, है ना। 13 दिसंबर की भी हमने जो है वो क्या देख ली भाई आपका मीटिंग देख ली। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी हमने जो है वो आपका देख लिया। अब इसके बाद कुछ और डेट्स देखते हैं, है ना। चलिए, जैसे एक डेट जो है वो ध्यान रखना, कौन सी डेट है भाई? 3 जून 1947, ठीक, 3 जून 1947। इस दिन क्या होता है? एक योजना आती है, माउंट बैटन योजना। क्या आती है भाई आपका? माउंट बैटन योजना आती है। और इस माउंट बैटन योजना को जो है वो 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ 3 जून भी कहा जाता है। और इसमें क्या बात होती है? इसमें बात ये होती है कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा और इसको 2 कंट्री के रूप में डिवाइड किया जाएगा। किसके रूप में भाई? आपका इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, ठीक। इंडिया और पाकिस्तान के रूप में घोषित किया जाएगा। और भाई कब आजाद कर दिया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को जो है वो क्या कर दिया जाएगा भाई? आजाद कर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो माउंटबेटन प्लान आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि क्या बात की गई थी। यहीं पर कहा गया था, माउंटबेटन योजना में ही कहा गया था कि अब ये जो संविधान सभा है ना, ये संविधान सभा किसके लिए काम करेगी भाई? केवल ये संविधान सभा केवल इंडिया के लिए काम करेगी, है ना। और ये जो संविधान सभा बनेगा ये इंडिया का बनेगा। पाकिस्तान का संविधान क्या होगा भाई आपका? अलग होगा। पाकिस्तान का जो संविधान है वो क्या बनाया जाएगा? आपका अलग बनाया जाएगा। ये बात भी किसमें की गई थी भाई? आपकी माउंट बैटन योजना में की गई थी। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो अगली डेट थी आपकी 29 अगस्त। ये भी हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब भी हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, उसमें एक डेट आएगी, कौन सी भाई? 29 अगस्त 1947। और ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अब ये प्रारूप समिति क्या थी तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या था कि जितने आपके मेंबर्स आए हैं, अब इनको कुछ ना कुछ तो काम, संविधान सभा को ऐसा तो नहीं केवल संविधान लिखना ही बैठ के काम हो गया।
इस संविधान सभा को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, है ना? अब एक शादी, एक फंक्शन होता है, लेकिन उस शादी में 50 काम होते हैं और उसके लिए सबको अलग-अलग जो है वो टास्क दिया जाता है। या हमने कहा कि हमको भाई पीसीएस का एक कोर्स तैयार करना है, तो उस कोर्स में अलग-अलग विषय होंगे, उस अलग-अलग विषय को अलग-अलग लोग तैयार करेंगे। उसमें एक कंटेंट देने वाला होगा, एक प्रूफ रीडिंग वाला होगा, फिर एक टाइपिंग वाला होगा, एक डिज़ाइनिंग वाला होगा, ऐसे करके सबके काम अलग-अलग बँटे होंगे। ऐसे ही जब संविधान सभा आपकी बैठी और जब संविधान बनाने की बारी आई, तो उसमें बहुत सारे काम भी थे। भाई देशी रियासतों के बारे में क्या प्रावधान करना है, अलग-अलग समितियाँ बन गई, संचालन समिति बन गई, रियासतों से संबंधित जो है वो समितियाँ बन गई, केंद्र को क्या शक्तियाँ देनी है, राज्य को क्या शक्तियाँ देनी है ना? इसके बाद हमको अलग-अलग देशों का हमने क्या पढ़ा, संविधान पढ़ा, तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान सभा ने अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक तरीके से चलाने के लिए क्या किया भाई साहब, जो है वो कुछ समितियाँ बनाई, लगभग 22 समितियाँ बनाई और उन 22 समितियों के माध्यम से क्या किया भाई आपका जो है काम किया और उन 22 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो मानी जाती है, वो कौन-सी मानी जाती है? ड्राफ्टिंग कमिटी मानी जाती है, प्रारूप समिति मानी जाती है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति का काम क्या होता है कि एक रफ ड्राफ्ट जो पहला ड्राफ्ट बीएन राव ने तैयार किया है, इस ड्राफ्ट को पढ़े और इस ड्राफ्ट के हिसाब से जो है वो आपका क्या करे, एक डिटेल ड्राफ्ट या संविधान को क्या करे भई आपका तैयार करे। फिर ये जो ड्राफ्ट कमिटी जो भी आपका संविधान तैयार करती थी, जो भी खाका तैयार करती थी, उसको संविधान सभा के बीच में रखा जाता था। उसमें चर्चा होती थी, उसमें संशोधन होते थे, परिवर्तन होते थे, कोई किसी बात से एग्री करता था, कोई नहीं करता था, तो हर हर एक प्रावधान पर, हर एक प्रोविज़न पर क्या होती थी, चर्चा होती थी और जिसमें सबकी सम्मति मिल जाती थी, वो प्रावधान संविधान में जोड़ दिया जाता। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ये प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति होती है। तो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति का क्या होगा भाई गठन होगा। इसके बाद अगली डेट कौन सी होती है 26 नवंबर 1949। बचपन से हम जो हैं ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि भाई संविधान में कहीं तो जो है वो आपका 26 जनवरी को अपनाने की बात नहीं की गई है। संविधान सभा का जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में एक डेट लिखी है कौन सी भाई 26 नवंबर 1949 और इसमें लिखा हुआ है कि हमारा ये जो संविधान है ना इस संविधान को हम कब अपना रहे हैं तो इसमें कहा गया कि इस संविधान को हम अपना रहे हैं कब 26 नवंबर 1949 को। तो हमारे संविधान में ध्यान रखिएगा हमारा संविधान जो बनकर तैयार हो गया था भाई साहब वो कब हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही हो चुका था और लागू कब हुआ 2 महीने बाद। देखिए कुछ थोड़े बहुत आर्टिकल नागरिकता संबंधी और चुनाव संबंधी जो आर्टिकल थे वो तो लगभग 15 आर्टिकल्स हमने तुरंत लागू कर दिए थे लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं किया। पूरा संविधान लागू हमने कब किया? हमने पूरा संविधान जाकर लागू किया भई आपका कब? 26 जनवरी को लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। पर भाई ये 2 महीने हम लेट क्यों हुए? क्यों हम ये 2 महीने लेट हुए? इसके पीछे आपको इसके लिए आपको जो है वो लगभग 20 साल पीछे जाना होगा कि भाई हम ये 2 महीने लेट क्यों हुए? ये भी हम चर्चा करेंगे आगे कि भाई 2 महीने हम लेट इसीलिए हुए क्योंकि ध्यान रखना कि एक आपका समय था 1929 का और 1929 में, है ना? इसीलिए मुझे ये इससे पढ़ाना अच्छा लगता नहीं क्योंकि मैं लिखूँ कहाँ पर? चलिए, ठीक? तो ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान है, ये संविधान तैयार कब हो गया? तो भाई ध्यान रखना संविधान तो हमारा तैयार हो गया कब? 26 नवंबर 1949 पर 26 जनवरी तक का इंतजार हमने क्यों किया? हमने
भाई साहब 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया? तो अब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ? को ही क्यों लागू? या अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल कि हम 2 माह लेट क्यों हुए? जबकि हमारा संविधान तैयार हो गया कब? 26 नवंबर 1949 को। तो मैंने क्या कहा, इस कहानी को समझने के लिए आपको जाना होगा कहाँ? 20 साल पहले। कहाँ जाना होगा? लगभग 20 साल पहले जाना होगा। और 20 साल पहले क्या जाना होगा? 20 साल पहले इसीलिए जाना होगा कि भाई ये जो कांग्रेस होती थी ना, इस कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था, हर साल एक क्या होता था? सेशन होता था। और इस अधिवेशन में क्या होता था कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लोग आते थे और क्या कार्य हमको करना है उसकी चर्चा की जाती थी। तो भाई क्या होते थे? कांग्रेस के सत्र आयोजित होते थे या सेशंस होते थे। तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ भाई ध्यान रखिएगा, वो हुआ आपका लाहौर में। ठीक, लाहौर में हुआ आपका रावी नदी के किनारे। और भाई कब हुआ? तो भाई ध्यान रखिएगा दिसंबर 1929 में क्या हुआ आपका प्रारंभ हुआ। अब अधिवेशन है, सेशन है, तो थोड़ा समय तो चलेगा। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि भाई आपका जो 26 जनवरी 1930 थी, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया? एक दिवस मनाया। और उस दिवस को क्या कहा जाता है भाई साहब? पूर्ण स्वराज दिवस कहा जाता है, या आपका कंप्लीट सेल्फ गवर्नेंस डे कहा जाता है। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, किसकी घोषणा की थी भाई? पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज मतलब क्या? कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई? पूरी आजादी चाहिए। तो ये कहा गया कि पूरी आजादी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब। अब क्या था कि यही घोषणा अपने आप में बहुत थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 26 जनवरी थी ना, इस 26 जनवरी को क्या बनाने के लिए भाई? आपका मेमोरेबल बनाने के लिए या यादगार बनाने के लिए संविधान को 2 महीने लेट किया गया। इस डेट को, 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए हमने क्या किया? संविधान को 2 महीने लेट कर दिया और कहा कि ठीक है भाई, संविधान बनकर तैयार हो गया है, रख दो। और इसको हम क्या करेंगे? 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे। इसीलिए भैया 2 महीने क्या कर दिया गया? इसको आपका लेट कर दिया गया। ठीक है? इसी के लिए जो है उस समय कांग्रेस की आलोचना भी की जाती है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक की कहानी अपनी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं दोस्तों आपका आगे, है ना? चलो, अब एक डेट और ध्यान रखना, कौन सी भाई? 24 जनवरी की डेट, है ना? अब ध्यान रखिएगा 24 जनवरी की डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। भाई 24 जनवरी को क्या हुआ था कि हमको 26 जनवरी को क्या करना है भाई? संविधान हमको जो है वो लागू करना है। अब जब संविधान लागू करना है तो हम क्या करेंगे भाई? ध्यान रखिएगा 24 जनवरी को जो है संविधान सभा क्या करेगी भाई? आपकी अंतिम बैठक होगी। किसकी अंतिम बैठक होगी भाई? आपका संविधान सभा की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा लास्ट सिटिंग क्या होगी या लास्ट सिटिंग कब होगी? तो भाई ध्यान रखिएगा लास्ट सिटिंग जो आपकी होगी ये कब हो रही है? आपकी 24 जनवरी 1950। और इस लास्ट सीटिंग में क्या होगा भाई? ध्यान रखिएगा कितने मेंबर्स मिलेंगे आपके? 284 मेंबर्स मिलेंगे, 284 सदस्य मिलेंगे। और ये क्या करेंगे कि भाई आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो आपका संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या करेंगे भाई? आपका हस्ताक्षर करेंगे। एक प्रस्ताव आएगा, दी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? बी आर अम्बेडकर जो है वो लाएंगे, ना, द कॉन्स्टिट्यूशन सेटल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी पास्ड, ऐसे करके एक प्रस्ताव आता है। और
उस पर 284 मेंबर्स के क्या होते हैं, साइन होते हैं। और भाई इस दिन क्या किया जाता है, इस दिन जो है वो 3 चीज़ों को अपनाया जाता है ना, तो 3 कार्य किए जाते हैं। 3 कार्य क्या? एक तो ये हो गया, एक हो गया कि भई हमने किसको अपनाया भई, राष्ट्रपति के रूप में किसको अपनाया भई, राजेंद्र प्रसाद को अपनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या किया भई, अपनाया। 3 चीज़ें हमने आप बोले 3 कार्य किया, या 3 चीज़ें हमने क्या की भई आपकी अपनाई, या 3 चीज़ें हमने क्या किया उस दिन भई आपका एडॉप्ट किया। 3 चीज़ें क्या? पहला तो राष्ट्रपति को अपनाया, दूसरा किसको अपनाया कि भाई जो आपका राष्ट्रीय ज्ञान था, ठीक ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय गान था या आपका जो नेशनल एंथम था, उस नेशनल एंथम को हमने अपनाया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने किसको अपनाया भाई, राष्ट्रीय गीत को हमने अपनाया। ठीक, तो ध्यान रखना, इसके बाद हमने किसको अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग को हमने क्या किया भाई, एडॉप्ट किया। तो ये 3 काम हमने कब किए, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की तैयारी हमने चालू की थी और 24 जनवरी को जो है हमने संविधान सभा की क्या कर ली भाई, आपकी अंतिम मीटिंग जो है वो हमने कर ली। ठीक, एक बात और ध्यान रखना, एक डेट और ध्यान रखिएगा। कौन सी डेट याद रखना भाई, अगर याद रख सको तो 22 जुलाई 1947 की डेट याद रखिएगा। और इस दिन हमने क्या किया था भाई, इस दिन हमने जो है ना वो हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। क्या किया था भाई, आपका नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। या अगर हम बात करें तो हमने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। और इस राष्ट्रीय ध्वज को हमने 22 जुलाई को अडॉप्ट क्यों किया, तो कई बार हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखना, 3 चीजें जो हैं वो राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमने जो है वो कब अपनाया, 24 जनवरी को। भाई लेकिन हमने 22 जुलाई को ध्वज क्यों अपनाया? क्योंकि ध्यान रखिए 15 अगस्त 1947 को हम क्या होने वाले थे, आजाद होने वाले थे। इसको याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि भाई जब हमको आजादी मिलने वाली थी, कब, 15 अगस्त 1947 को। जून में घोषणा हो गई कि भाई 15 अगस्त 1947 को हम क्या कर देंगे भाई, आपको आजाद कर देंगे। अब आजाद कर देंगे तो कोई झंडा तो होना चाहिए ना हमारे पास, भारत का कोई झंडा तो होना चाहिए, नेशनल फ्लैग तो होना चाहिए। क्योंकि भाई इससे पहले तो कांग्रेस के झंडे हुए को ही हम जो है प्रतीक मानते थे, तो अब कोई नेशनल फ्लैग होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग के रूप में हमने 22 जुलाई 1947 को जो हमने नेशनल फ्लैग को अपनाया। क्लियर यहाँ तक पॉइंट? तो ये लगभग आपकी सारी चीजें यहाँ पर संविधान सभा के बारे में मैंने आपको जो है वो क्या की है, बताई है। ठीक, चलिए यहाँ पर कुछ चीजें और ध्यान रखना। ठीक, यहाँ पर तो मैंने लगभग आपको ये सारी चीजें बता दी हैं। इन सारी चीजों में हमने बात कर लिया। देखो, दो आपकी हस्तलिखित प्रतिलिपि बनी थी, मतलब 2 कॉपी बनी थी संविधान की। जो मूल कॉपी, जो पहली कॉपी बनी थी ना, वो किसमें बनी थी भाई, आपका इंग्लिश में बनी थी। ठीक, चलिए उसके बाद एक कॉपी आपकी बनाई गई हिंदी में, फिर उस पर क्या किए गए भाई, आपके साइन वगैरह जो है वो किए। अब अगली चीज समझिएगा, क्योंकि हम जो हैं वो वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ रहे हैं, संविधान सभा की जो है वो कार्य प्रणाली पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमको एक दो बातें और ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेंगी भाई? तो ये रखना पड़ेगा कि भाई जो संविधान सभा है ना, इस संविधान सभा ने क्या किया है कि कार्य करने के लिए कुछ समितियां बनाई थी। मैंने इस विषय पर आपसे चर्चा भी की थी अभी कि संविधान सभा ने अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया था भाई, कुछ समितियों का निर्माण किया था। और उसमें लगभग 22 समितियां थी, जिसमें से 8 समितियां क्या थी, आपकी प्रमुख थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना,
कि इन 8 समितियों के बारे में जो है वो कुछ सवाल आते हैं। अब सवाल कैसे आते हैं? तो सवाल ये आते हैं कि भई कौन-सी समिति का अध्यक्ष कौन था? बस यही सवाल आपका आता है ना? कि संविधान सभा की कोई समिति का नाम दे दिया और पूछ लिया अध्यक्ष कौन था? या अध्यक्ष का नाम दे दिया और पूछ लिया ये किस समिति के अध्यक्ष थे? या तो एक और अध्यक्ष का नाम दे दिया और एक और क्या दे दिया समितियों का नाम दे दिया और कहा कि भाई मिलाओ कि कौन किसके अध्यक्ष थे? इस टाइप के सवाल आपके बन सकते हैं। अगर मेंस में अगर हम बात करें या आपका जो है वो रिटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक ही समिति आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उस समिति का नाम है आपका क्या? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी और ये ड्राफ्टिंग कमिटी क्या करेगी भई ध्यान रखिएगा, संविधान का पूरा जो है वो आपका प्रारूप तैयार करेगी इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी। अब कुछ चीज़ें ध्यान रखना लगभग 22 समितियाँ थी, कुछ-कुछ समितियाँ हमको जो है वो देखनी है कि उनके अध्यक्ष कौन थे, जो इम्पोर्टेंट आपकी कमिटीज़ हैं, उनके हमको नाम देखने हैं। जैसे अगर हम बात करें पर जो आपका संचालन समिति है, देखो इसको एक तरीके से याद रखना कन्फ्यूज़न आपका ज़्यादा होगा। जिस भी समिति के नाम के आगे क्या लगा हो, यूनियन लगा हो, क्या लगा हो भई? यूनियन लगा हो या अगर हम बात करें संघ लगा हो। चाहे वो संघ आपकी संविधान समिति हो, है ना? चाहे वो आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हो या फिर आपकी क्या हो भई वो आपकी संघ शक्ति समिति हो या आपकी यूनियन पावर कमिटी हो, तो जितने भी आपके यूनियन लगे हैं ना, उसके अध्यक्ष कौन हो जाएँगे? तो उसके अध्यक्ष भाई साहब ध्यान रखिएगा, नेहरू जी हो जाएँगे। ठीक चलिए। इसके बाद जिस भी नाम के आगे आपका क्या लगा हो भाई प्रोविंशियल लगा हो क्या लगा हो भाई आपका प्रोविंस लगा हो है ना या आपका स्टेट लगा हो ठीक ध्यान रखिएगा प्रांत लगा हो उस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई सरदार पटेल हो जाएंगे चाहे वो आपका प्रांतीय संविधान समिति हो प्रोविंशियल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो या प्रोविंशियल पावर कमेटी हो तो सरदार पटेल ध्यान रखिएगा ऐसी सभी समितियों के सदस्य हो जाएंगे जिनके आगे प्रोविंशियल या प्रोविंस लगा है और जहां पर केवल कुछ संभालने वाली बात होगी वहां पर कौन हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है भाई संविधान सभा के राजा हैं तो उनका काम है संचालन करना तो अब प्रश्न ये उठता है कि भाई संविधान सभा में स्टीयरिंग कमेटी थी स्टीयरिंग मतलब आपका संचालन समिति जो पूरी संविधान सभा का संचालन करती थी इसके अध्यक्ष कौन थे तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरा मैंने आपको कहा प्रारूप समिति ये भाई ध्यान रखिएगा मोस्ट आईएमपी कमेटी है ठीक सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के बारे में अभी हम जो है वो चर्चा करेंगे ठीक चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे ध्यान रखिएगा आगे हो जाएगी आपकी संघ शक्ति समिति और संघ शक्ति समिति मैंने कहा कि जहां भी यूनियन शब्द आ जाएगा ना वहां पर कौन हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू इसके बाद फिर मैंने कहा जहां भी प्रांतीय नाम आएगा जहां भी आपका प्रोविंशियल नाम आ गया वहां पर कौन हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल अब एक समिति ये ध्यान रखना ये आपकी एक बड़ी समिति थी और इस समिति में दो नाम थे एक नाम तो क्या था भाई मौलिक अधिकार और दूसरा नाम क्या था अल्पसंख्यक अधिकार समिति तो ये पूरी एक समिति थी जिसका नाम क्या था मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज कमेटी थी और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो भाई ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक चीज और ध्यान रखना ये जो आपकी कमेटी थी ना इसकी दो सब कमेटीज थी क्या थी भाई इसकी आपकी दो सब कमेटीज थी एक कौन सी थी भाई आपकी फंडामेंटल राइट कमेटी या अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति मौलिक अधिकार उप समिति
उप समिति या फंडामेंटल राइट सब कमिटी। और ये जो फंडामेंटल राइट सब कमिटी थी ना, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। और ये नाम हमने कहीं और सुना था। ये जेबी कृपलानी नाम हमने कब सुना था? फर्स्ट या आपका मेडन स्पीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसने दिया था, पहला संबोधन जिसने संविधान सभा में दिया था, वो व्यक्ति कौन थे? तो भाई ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति यही थे। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार उप समिति आपकी हो गई, है ना? चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। फिर मैंने कहा यहाँ ही पर लिख देता हूँ, पहले ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार उप समिति तो एक इसकी उप समिति हो गई। दूसरी उप समिति कौन सी हो जाएगी भाई? ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटीज की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भाई? आपकी माइनॉरिटीज की हो जाएगी। या अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक की हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरी आपकी कमिटी हो गई वो किसकी हो जाएगी भाई? आपका माइनॉरिटीज की कमिटी हो जाएगी। और इस माइनॉरिटीज की कमिटी के जो अध्यक्ष होंगे ना, वो कौन होंगे? ध्यान रखिएगा, एच सी मुखर्जी होंगे। कौन होंगे? एच सी मुखर्जी। और ये चीज है, मैंने आपको कहा कि भाई अभी लिखी हुई है, आप आगे चाहोगे तो लिखोगे। तो यहाँ पर एक जेबी कृपलानी नाम पढ़ लिया आपने, दूसरा कौन सा हो गया भाई? एच सी मुखर्जी हो गए। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और किसके बन गए भाई? नागरिकता समिति या सिटीजनशिप कमेटी के बन गए। कि नागरिकता किसकी तय होगी, कौन नागरिक रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो देसी रियासत संबंधी, देसी रियासतों से बात करने के लिए समिति वो अलग बनी थी। लेकिन जो आपका प्रिंसली स्टेट कमेटी, जो देसी रियासत कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हाउस कमेटी बनी थी, और इस हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। देखिए ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे एज अ फैक्चुअल। जो याद करने के तरीके, जो रिमेम्बर करने के तरीके थे, वो मैंने आपको बता दिया कि जहां भी यूनियन शब्द आ जाए या पावरफुल कमेटी आ जाए, वहां नेहरू जी। उसके बाद जहां पर भी आपका प्रोविंशियल या प्रांत शब्द आ जाए, वहां पर कौन हो जाएगा भाई? ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल। जहां पर भी संचालन की बात आ जाए, है ना, या अगर हम बात करें नियम की बात आ जाए, तो वहां पर कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखिएगा, फ्लैग कमेटी, ध्वज समिति और जो नियम समिति है, इन दोनों के, है ना, ध्वज मतलब आपका फ्लैग कमेटी हो गया, प्लस अगर हम बात करें तो जो आपका रूल कमेटी है, इन दोनों के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आपका, इसके बाद हम आपका और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगर हम और आगे की ओर बढ़े, तो मैंने कहा कि एक समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस समिति का नाम क्या है भाई? उस समिति का नाम है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये कमेटी, मैंने कहा कि इस कमेटी से सवाल बनते हैं, इस समिति से सवाल बनते हैं, और साथ ही साथ में ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी पूरी समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट कोई समिति है, तो वो कौन सी समिति हो जाएगी भाई? प्रारूप समिति, या अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमिटी में क्या रखना है भाई? याद तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आप क्या याद रखेंगे कि भाई इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? क्या याद रखोगे कि भाई इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो कब हुआ था? 29 अगस्त को हुआ था। अरे भाई ये क्या हो गया? चलिए, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था भाई? 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर हमने बात करी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भाई ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल मेंबर कितने थे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल मेंबर थे आपके 7। अब ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें, कभी आपसे पूछ ले कि एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक, एक्सक्लूडिंग चेयरमैन या अध्यक्ष के अलावा, ये शब्द का ध्यान रखना, अध्यक्ष के अलावा आ जाए या बी आर अम्बेडकर के अलावा आ जाए, तो जब अध्यक्ष के अलावा पूछेगा ना, तो क्या कह दोगे भाई? कितने मेंबर्स थे? 6।
अध्यक्ष को मिलाकर कितने थे? 7। ठीक। अब प्रारूप समिति का काम क्या था? तो भाई प्रारूप समिति का काम यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भाई अगर हम बात करें तो इसका वर्क क्या था? इसका काम क्या था? तो भाई इसका काम ये था कि जो बीएन राव के द्वारा जो ड्राफ्ट दिया गया था, किसके द्वारा भाई? आपका बीएन राव के द्वारा जो ड्राफ्ट रेडी किया गया था, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट रेडी किया गया था, इस पर क्या करना भाई? इसकी आपकी डिटेलिंग करना, या अगर हम बात करें इसके हिसाब से डिटेल में आपके रूल्स, या अगर हम बात करें बनाना, कानून बनाना। और फिर क्या होता था? इस कानून को कहाँ रखना भाई? सभा में ले जाकर रख देना, और वहां से वो पास होता था, और उसके बाद क्या हो गया? वो संविधान में शामिल कर लिया जाता था चर्चा होने के बाद। चलिए, बढ़ते हैं आपका इसके बाद आपका और आगे। तो इस संविधान सभा में ध्यान रखिएगा, हमने देखा कि इसका काम क्या था, इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इसके सदस्य कौन-कौन थे। तो देखिए, इसके सदस्यों के पहले नाम पढ़ लीजिए। पहले तो अध्यक्ष खुद हो गए बी.आर. अम्बेडकर। दूसरे ध्यान रखना कौन हो गए? के.एम. मुंशी। तीसरे ध्यान रखिएगा गोपाल स्वामी आयंगर। इसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद एक हो गए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद एन माधव राव, और उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी। अब ध्यान रखिएगा, एन माधव राव जो है वो बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, है ना? ये किसके स्थान पर आए थे? पहले बीएल मित्र थे, उसके बाद जो है वो क्या आ गए भाई? ध्यान रखिएगा, इनका स्वास्थ्य खराब था तो उनकी जगह कौन आ गए? एन माधव राव आ गए। और ऐसे ही जो कृष्णामाचारी आए थे, ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है वो कौन बने भाई? ध्यान रखिएगा, टीटी कृष्णामाचारी बने। क्लियर ये पॉइंट? चलिए, अब इसको देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है भाई? टीटी कृष्णमाचारी है। कौन है भाई यहाँ पर? टीटी कृष्णमाचारी। और हमने एक नाम और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था भाई? आपका वीटी कृष्णमाचारी पढ़ा था। और ये वीटी कृष्णमाचारी नाम हमने कहाँ पढ़ा था? ये नाम हमने पढ़ा था जब हम संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात कर रहे थे। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। अब इसको याद कैसे करें? याद कैसे करें? तो भाई ध्यान रखो, भगवान के नाम पर सब कुछ याद कर लो। कैसे? भाई यहाँ पर तो सब देखो, अगर भाई आपको ये पता है कि भाई प्रारूप समिति में सारे कृष्ण भगवानों के नाम ध्यान रख लीजिए, पहले अध्यक्ष को तो आप छोड़ दीजिए। अब एक बात बताओ, नारी को शक्ति माना जाता है, अब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें किसी देवी जी का नाम आता है? तो आप देखेंगे अंबेडकर, अम्बे जी का नाम आ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो ध्यान रखो, इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे, मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे, जिनका नाम क्या है भाई? अंबेडकर। तो इसमें किनका नाम आ गया भाई? अम्बे जी का नाम आ गया। ठीक, इसके बाद भाई कृष्ण जी को बस याद कर लो, आधा काम आपका हो जाएगा। कृष्ण जी को याद करोगे तो उनके अलग अलग नाम याद कर लो भाई। पहले तो क्या हो गया? गोपाल स्वामी। क्या हो गया? गोपाल स्वामी। तो गोपाल स्वामी भी उन्हीं को कहा जाता है। फिर इसके बाद गोपाल स्वामी के बाद कौन से स्वामी आ गए? तो भाई ध्यान रखिएगा, कृष्णा स्वामी आ गए, कृष्णा स्वामी आयंगर आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई कौन हो जाएंगे? है ना, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। इसके बाद माधव राव, माधव भी उन्हीं का नाम है, तो लो भाई माधव राव भी हो गए। इसके बाद कौन हो गए? कृष्णामाचारी हो गए, तो कृष्णामाचारी भी क्या हो गए भाई? उन्हीं का नाम हो गया। तो भाई ध्यान रखना, कृष्णा स्वामी, कृष्णामाचारी, उसके बाद गोपाल स्वामी और माधव राव, ये 4 नाम इनके हो गए। इसके बाद फिर आपको जो है वो 2 नाम अलग से और ध्यान रखने हैं। एक नाम कौन हो गया भाई? के.एम. मुंशी हो गया, और दूसरा नाम सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गया। तो ये 2 नाम जो हैं वो आपके हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपके 7 नाम जो हैं,
ये ड्राफ्टिंग कमिटी के जो है वो हो गए। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे इसके? इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके कुछ और आपके जो है मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, जिसमें कौन कौन होगा? तो हमने कहा कि सबसे पहले तो भाई भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम याद कर लो। क्या हो गए? एन गोपाल स्वामी अयंगर हो गए। फिर कौन हो गए? कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। फिर कौन हो गए? एन माधव राव हो गए। और फिर टी टी कृष्णमाचारी हो गए। बाद में दो नाम और ध्यान रखना है कि एम मुंशी हो जाएंगे। और उसके बाद कौन हो जाएंगे भाई? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह हो जाएंगे। तो ये आप जो है क्या रखिएगा, ध्यान रखिए। ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी संविधान सभा की। ठीक। अब संविधान सभा के बारे में कुछ और चीजें जो है वो आप जान लीजिए। क्या जान लीजिए? कि संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो। जैसे ये जो कुल संविधान सभा बैठी ना, ये 165 दिनों तक बैठी। और कितने सेशंस में बैठी भाई? आपका 11 सेशंस में। मतलब सेशंस क्या होता है? एक टाइम पीरियड, कि किसी सेशन में 10 दिन बैठ गई, है ना, एक सत्र आयोजित हुआ, उसमें संविधान सभा ने 10 दिन काम किया। उसके बाद फिर वो अपने अपने कामों में लग गए। उसके बाद फिर जो है वो आपका, जैसे संसद में क्या होता है कि 3 सत्र होते हैं, बाकी विधायक सांसद अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। उसके बाद भाई जब संसद में आपके सत्र आयोजित होते हैं, बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, तो ये लोग संसद में क्या होते हैं? आपके इकट्ठे होते हैं। तो वैसे इनके जो है टोटल कितने सत्र हुए थे? 11 सेशंस हुए थे। मतलब 11 बार इकट्ठे हुई थी। और 11 बार के इकट्ठे होने में 165 दिनों तक इन्होंने क्या किया था? संसद में मीटिंग की थी। मतलब संविधान सभा ने मीटिंग की थी। अब ध्यान रखना, इसका जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था ना, इसका जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था भाई साहब, जो इसका अंतिम प्रारूप तैयार हुआ था, मतलब ड्राफ्ट मतलब क्या बात करूं, जब तक वो पास नहीं हो गया तब तक उसको संविधान में शामिल नहीं किया। तो जो फाइनल ड्राफ्ट आपका बना था ना, उसमें लगभग 114 डेज तक क्या चला भाई? आपका विचार चला। 114 दिन तक उस पर क्या हुआ था भाई? आपका डिस्कशन चला था। किस पर भाई? आपका जो फाइनल ड्राफ्ट था उस पर। और इस पूरे संविधान को बनाने में उस समय लगभग 64 लाख रुपीस जो है वो टोटल एक्सपेंड हुए, या आपका 64 लाख रुपए उसका एक्सपेंडिचर आया। इसको मुझे लगता है कि अगर आज से आप कंपेयर करोगे तो शायद 400 करोड़ के आसपास ये अमाउंट होना चाहिए। अगर देखें, हो सकता है शायद गलत भी हूं। ठीक, चलिए। तो लगभग उस समय का, कब का भाई? 1946 1947 का जो है, उस 1947 के आजादी के समय की बात की हम बात कर रहे हैं। 64 लाख रुपए खर्चा आया था बनाने में। और टोटल बनाने में कितना दिन लगा? तो टोटल बनाने में दिन लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 2 साल 11 महीने 18 दिन है कि 2 साल 18 महीने 11 दिन। तो अरे भैया गधों, अगर मानकर चलो 18 महीने होता है तो 1.5 साल हो गया ना, तो फिर वहां पर हम 3 साल 6 महीने पढ़ते। तो बढ़ते हुए क्रम में ध्यान रखना, 2 वर्ष होंगे, 11 महीने होंगे और 18 दिन होंगे। 2 11 18। अब ध्यान रखिएगा, जो फाइनल ड्राफ्ट आपका रखा गया था संविधान सभा में, जो अंतिम मसौदा रखा गया था ना, उसको कब रखा गया था? 4 नवंबर 1948 को। और इसी पर लगभग अगर हम बात करें तो आपकी चर्चाएं चली। और फिर 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया भाई? आपका संविधान सभा ने जो है इस संविधान को तैयार कर लिया। और संविधान सभा ने अपने लिए एक चिन्ह बनाया था, और वो चिन्ह क्या था भाई? हाथी। तो भाई संविधान सभा का साइन क्या था? ध्यान रखिएगा, वो था भाई आपका एलिफेंट। एक चिन्ह बनाया था अपने, चुनाव चिन्ह नहीं, संविधान सभा का प्रतीक था। तो संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसको अपनाया गया? हाथी को अपनाया गया।
इसके बाद कुछ पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि भई जो संविधान सभा में बीएन राव को क्या बनाया गया था? कानूनी सलाहकार बनाया गया। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एचवीआर अयंगर जो थे, ये आपके संविधान सभा के सेक्रेटरी थे, क्या थे? सचिव थे। आजकल प्रश्नों की कैटेगरी ऐसी आती है ना, कुछ ऐसे डीप प्रश्न आते हैं, मुझे पता है कि ये थोड़ा-सा याद करना मुश्किल होंगे, कठिन होंगे, पर क्या करें भई, हमको तो एग्ज़ाम निकालना है ना। अगर पढ़ाई केवल इतनी आसान होती तो हर कोई तैयारी नहीं कर रहा होता, या हर कोई एग्ज़ाम में बैठ जाता। हर किसी को नौकरी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो कई बार हमको ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो भई हमारा काम है कि एग्ज़ाम निकालना है, केवल ये नहीं कि जो बातें अच्छी-अच्छी हैं वो पढ़ा दी। आपने कह दिया, वाह सर क्या पढ़ा दिया आपने, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, पर मैं उसमें से आधी बातें एग्ज़ाम के हिसाब से काम में नहीं है, तो क्या मतलब? है ना? तो हम जब तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तरीके से पढ़ लें ताकि हम इसकी वास्तविकता को जान पाएँ और क्या-क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम देख पाएँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो कुछ सालों से जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं पूछते हैं जिसमें डीप थोड़ा-सा पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी कौन थे भई आपके? एचबीआर अयंगर। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो भाई जो आपका मूल संविधान था ना, जो आपका मूल या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो है वो कौन था? तो जो एक नाम ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण राय था। जो मूल संविधान था ना, उसको इंग्लिश में लिखा गया था, कैलीग्राफी में लिखा गया था, इंग्लिश कैलीग्राफी में लिखा गया था। और वो किसने लिखा था? तो इंग्लिश की जो मूल प्रति थी ना, वो लिखी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो बिहारी चर्चाओं में रहेगा भाई, ध्यान रखना, है ना? अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बिहारी हैं। फिर अगर हम बात करें, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो भी कहाँ से थे? बिहार से थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके द्वारा अंग्रेजी में क्या लिखा गया? संविधान लिखा गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई ध्यान रखिएगा, जो हिंदी संस्करण था ना, वो लिखा गया बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। तो बिहार का पलड़ा भारी रहेगा भाई, और बिहार में सबसे पूज्य हैं भगवान कृष्ण। तो भाई आपने देखा, प्रारूप समिति में भी श्री कृष्ण थे। और जो हिंदी संस्करण लिखा है यहाँ पर भी, चाहे इंग्लिश लिखो चाहे हिंदी लिखो, भैया बिहारी जी आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो बसंत कृष्ण वैद्य ने जो है वो क्या लिखा? हिंदी में लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किस में लिखा? इंग्लिश में लिखा। इसके बाद ये जो आपके जब ओरिजिनल संविधान पढ़ोगे ना, तो उसके पेजेस में बहुत सारी डेकोरेशन है भाई साहब। और वो डेकोरेशन किसने की है, ध्यान रखिएगा, वो डेकोरेशन की है आपका, मेनली की है नंदलाल बोस ने। किसने की है? नंदलाल बोस ने। और उनका साथ दिया था किसने भाई? आपका बेहर राम मनोहर सिन्हा ने। ये तो आप नोट डाउन कर लो, फैक्चुअल पॉइंट है, तो इसमें मुझे नोट्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप यहीं से नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई मूल संविधान जो आपका लिखा गया था, ये मूल संविधान आपका जो है वो इंग्लिश में लिखा गया था, और इसको लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके बाद जो हिंदी में लिखा गया, जो हिंदी में संविधान था, वो किसने लिखा? वो संविधान लिखा आपका बसंत कृष्ण वैद्य ने। प्रश्नों, आपके जो प्रश्न थे, इसके जो पेजेस थे, उस पे डेकोरेशन की नंदलाल बोस ने, और इनका साथ बाद में दिया राम मनोहर सिन्हा ने, और उनके साथ-साथ शांति निकेतन के कलाकारों ने। ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल जो हैं, फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। ठीक, अब भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसको हम आपका समझेंगे कल, क्योंकि इसमें लगेगा आपका समय, क्योंकि इसमें आपको समझना पड़ेगा हर एक चीज को। यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं ना, ये अपने आप में बहुत विस्तृत है। ये मुझे लग रहा है, ये एक पेज जो है, इस एक पेज को पढ़ने में आपको लग जाएगा लगभग 1 डेढ़ घंटा आराम से, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा भाई साहब, है ना? हर एक पॉइंट अपने में चर्चा में है। तो आज हम जो है क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, है ना? संविधान सभा हमने पूरी तरीके से पढ़ ली है। एक चीज़ ध्यान और ध्यान रखिएगा, है ना? थोड़ा-सा यहाँ पर मैं आपको चार्ट के फॉर्म में बता देता हूँ ताकि आपको याद में रहे कि हम जो आपका डेट्स पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से हमने देखा कि भाई जो आपका संविधान था,
वो कब बनकर तैयार हो गया भाई आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। है ना? और इस दिन अगर हम बात करें तो आपका क्या भी हो गया भई अंशतः, या अगर हम बात करें तो इसके कुछ आर्टिकल्स क्या हो गए भई आपके लागू भी हो गए। लेकिन अगर कभी सवाल पूछ लेना कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ध्यान रख लीजिएगा, कंप्लीटली जो है वो आपका कब लागू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये जो लागू हुआ ना, ये हुआ आपका 26 जनवरी 1950। अब इन दोनों, मतलब ये जो आपका संविधान लागू हुआ या इस समय जो आपका संविधान बना था, ध्यान रखिएगा इस संविधान को कहा जाता था आपका मूल संविधान। क्या कहा जाता था? ये संविधान था आपका मूल संविधान, या इसको हम क्या कहते थे आपका ओरिजिनल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे इसको, या मूल संविधान कहते थे। अब ये सब क्या लिखवा रहा हूँ तो थोड़ा लिख लो आगे। ये जो मूल संविधान था ना भाई साहब, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये शब्द कई बार आएगा। मूल संविधान मतलब वो संविधान जो कब आपका बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, और जो लागू कब हुआ भाई आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, लागू हुआ। और इस मूल संविधान में ध्यान रखिएगा क्या, इस मूल संविधान में जो लागू हुआ था ना, इसमें आपका एक प्रस्तावना थी, एक प्रियम्बल थी। क्या थी भई आपका? एक प्रस्तावना थी, या जिसको हम क्या कहेंगे भई आपका एक प्रियम्बल थी। अब प्रियम्बल मतलब क्या होता है? एक तरीके का आपका इंट्रोडक्शन। क्या होता है भई आपका? इंट्रोडक्शन होता है। जैसा मैंने उद्देशिका बताया था ना आपको, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव मोशन पढ़ा था, तो उसको हम क्या कहते हैं भई? उद्देशिका। और ये जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इस प्रस्तावना को पढ़कर आपको ये समझ में आएगा कि हमारा संविधान किन सिद्धांतों की बात करता है, समाज में क्या-क्या स्थापित करना चाहता है। तो एक तरीके से इसको क्या कहा जा सकता है? संविधान का परिचय पत्र कहा जा सकता है कि आप अगर पूरे 395 आर्टिकल्स ना पढ़कर केवल प्रस्तावना पढ़ लोगे तो आपको एक्चुअल में ये समझ में आ जाएगा हमारा संविधान किस सिद्धांतों पर बनाया गया। दूसरा, इसी समय पर ध्यान रखिएगा, 8 क्या थी भई आपकी अनुसूचियाँ थी। अब अनुसूचियाँ क्या होती हैं ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है आपका शेड्यूल्स कहा जाता है। क्या थी भई आपकी 8 शेड्यूल्स थी। कितनी शेड्यूल्स थी? 8 शेड्यूल्स। इसका मतलब सीधा समझिएगा कि कई चीज़ों की आपकी क्या दी गई है संविधान में, लिस्ट दी गई है। जैसे मान के चलिए कि भई अब आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़, है ना? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब उसकी एक लिस्ट होगी कौन-कौन से एरिया शामिल हैं। या मानकर चलिए, आप जब देखेंगे तो भाई आगे चलकर केंद्र सरकार के कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर वो काम कर सकती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे। अब ये सब सब्जेक्ट्स की लिस्ट कहाँ पर दी जाती है? जो सब्जेक्ट की लिस्ट, जो आपकी अलग से लिस्ट प्रोवाइड की गई है ना संविधान में, उसको कहा जाता है अनुसूचियाँ। और संविधान के प्रारंभ में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भई ध्यान रखिएगा, 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरा संविधान जो है वो ध्यान रखिएगा कितने पार्ट्स में डिवाइड था, तो भाई लगभग आपका 22 भागों में जो है, ठीक है, 22 पार्ट्स में क्या था भाई आपका ये डिवाइड था। और उस समय अगर हम बात करें तो कितने आर्टिकल्स थे भाई पूरे संविधान में, ध्यान रखिएगा। अगर हम आर्टिकल्स आर्टिकल्स मतलब क्या होता है तो समझिएगा, संविधान में आर्टिकल मतलब संविधान का अपना हर एक नियम, हर एक पॉइंट। कि जैसे मान के चलिए कोई किताब है, उसमें आपके जो है, जो आपके पॉइंट्स बना दिए ना हमने 1, 2, 3 करके, संविधान में इनको क्या कहा जाता है? संविधान में इनको कहा जाता है आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, ऐसे करके आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी थी भई ध्यान रखिएगा, 395। और ये ध्यान रखना, मैं ये किसकी बात कर रहा हूँ भाई? मूल संविधान की बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें आपके वर्तमान संविधान की,
किसकी बात करें भाई, वर्तमान संविधान की बात करें तो ध्यान रखिएगा एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें या हम बात करें किसकी भाई, आपके वर्तमान संविधान की बात करें, तो वर्तमान संविधान में ध्यान रखिएगा कि इस वर्तमान संविधान में अभी भी प्रस्तावना तो कितनी है, प्रियम्बल तो कितनी है, एक ही है। तो प्रियम्बल कितनी हो जाएगी भाई, आपका एक हो जाएगी, एक प्रियम्बल है। इसके बाद ये जो अनुसूचियां 12 थी ना, ये 12 अनुसूचियां की जगह कितनी शेड्यूल्स हो गई, तो भाई ध्यान रखिएगा ये शेड्यूल्स हो गई आपकी टोटल 12। वहां कितनी थी, 8 थी, यहाँ कितनी हो गई, 12 हो गई। और अगर हम पार्ट्स और सब पार्ट सब मिला के बात करें तो अभी जो है वो संविधान में 25 पार्ट हैं, 25 भाग हैं। लेकिन एक विशेष चीज ध्यान रखना कि आज भी जो लास्ट एंट्री है ना, वो लास्ट एंट्री कौन सी है भाई, 22 है। मतलब हम संविधान में पार्ट्स के हिसाब से बात करें तो 22 भाग आज भी हैं। वैसे अगर हम टोटल देखो ये क्या हुआ, जैसे मान के चलिए अब हमने संविधान में 9A शामिल कर दिया, अब ये तो एक पार्ट हो गया ना अपने आप में। हमने संविधान में 9B शामिल कर दिया, अब ये अपने आप में एक पार्ट हो गया, लेकिन इसकी एंट्री क्या है, 9 ही है। हमने संविधान में आर्टिकल जो है वो आपका 4A शामिल कर दिया, अब ये चौथे का ही एक भाग मान लिया गया, है ना। तो अब कहने को तो ये भी एक भाग है, लेकिन इसकी एंट्री काउंट हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो लास्ट एंट्री आज भी क्या है भाई, ध्यान रखिएगा 22 है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आज अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं ना, आज अगर हम किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, तो आज जो अनुच्छेद है ना वो है आपके टोटल 465 प्लस। ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो आपके अनुच्छेद हैं, चलिए वर्तमान में जो आपके आर्टिकल्स है ना वो ध्यान रखिएगा कितने हैं भाई, तो वर्तमान में 465 प्लस आर्टिकल है। कितने हैं, 465 प्लस आर्टिकल्स हैं। ध्यान रखिएगा 465 से ज्यादा आर्टिकल हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी लास्ट एंट्री क्या है भाई, ध्यान रखिएगा 395। जैसे अगर हम बात करें तो 9A में क्या होता है, 243 से लेकर 243H तक, है ना, क्या हो गया, है ना। ध्यान रखिए 243 के बहुत सारे आर्टिकल दे दिए, है ना, 243 से लेकर 243O तक यहाँ पर दे दिया। ठीक, फिर अगर हम बात करें तो इसमें दे दिया 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक दे दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये आपके बहुत सारे आर्टिकल हुए, लेकिन नंबर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। बहुत सारे आर्टिकल एक ही आर्टिकल में शामिल कर दिए गए। तो आज भी अगर हम टोटल आर्टिकल्स देखें तो वो आर्टिकल्स 465 प्लस हैं, लेकिन लास्ट एंट्री क्या है आपकी 395 है। इसलिए कभी इनको मान्य किया जाता है, क्या मान्य किया जाता है कि वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना है, वर्तमान देखो अब शेड्यूल है, शेड्यूल आपकी 12 है, लास्ट एंट्री 12 तक है, जोड़ी गई है, बाद में जोड़ती गए, है ना। तो जो आपकी अनुसूचियां हैं वो तो कितनी है भाई, आपकी 12 है ना। आज भी अगर हम बात करें तो अगर वैलिड रूप से देखें तो कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और देखें तो कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। तो जब जब आपको ये ऑप्शन मिले कहीं पर तो इस ऑप्शन को टिक करना, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑफिशियली या आपकी संविधान में एंट्री के हिसाब से अभी भी संविधान के हिसाब से 22 भाग हैं। क्योंकि इनको हम किसमें गिनते हैं भाई, इसको हम गिनते हैं आपका सब पार्ट। पर अगर मानकर चलिए कभी ये अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या लगाओगे, ये लगाओगे, है ना, कौन सा, कि 25 भागे और 465 से ज्यादा आर्टिकल। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब इसके बाद की कहानी जो है, अब संविधान भी हमने देख लिया, संविधान में क्या क्या चीजें थी हमने देख ली। आपके पास समय है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर हम बात करें जो हमारा चैट सपोर्ट है उसमें आप अपने कमेंट्स को पूछ सकते हैं।
है ना? तो ये क्लासेस आपकी, इनको एक बार रीड कर लीजिए, आराम से बैठकर एक बार पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर संविधान सभा जो है वो आपकी पूरी तरीके से, जो संविधान सभा से संबंधित चीज़ें थी, वो आपकी होती हैं समाप्त। अब कल से हम आएँगे किसमें भई? भारतीय संविधान की विशेषताओं में आएँगे। एक पॉइंट और रह जाएगा संविधान सभा में कि संविधान सभा की आलोचनाएँ क्या-क्या थीं। तो संविधान सभा की आलोचनाओं को प्लस संविधान की आलोचनाओं को प्लस संविधान की विशेषताओं को, इनको हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।